व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। कौन कौन से चैप्टर बेटा अपने कंप्लीट हो गए? अपना कंप्लीट हो गया बेटा चार्ज, आईटीसी, एग्जेम्पशंस और अब अपन चालू कर रहे हैं बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई के अमेंडमेंट्स भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। आई होप अमेंडमेंट बुकलेट आप डाउनलोड कर चुके हैं, और अगर नहीं करिए साहब तो आप पहले जाकर अमेंडमेंट बुकलेट डाउनलोड कर लें। अच्छा, रही बात अपने अमेंडमेंट सारे लेक्चर्स की, सर सारे लेक्चर्स अगर देखने हैं कहाँ मिलेंगे बेटा? प्लेलिस्ट बना दी है bit.ly/gst फॉर नवंबर 2020। ये लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इस वीडियो के, वहां पर जाकर आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, जहां पर सारे के सारे लेक्चर अमेंडमेंट से रिलेटेड जो अपन ने अपलोड करे हैं नवंबर अटेम्प्ट के लिए आपको मिल जाएंगे। आज बेटा अपन चालू कर रहे हैं कौन सा चैप्टर बेटा? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आज मैं चालू कर रहा हूँ यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई, जिसके अमेंडमेंट्स बेटा बहुत ही सिंपल अमेंडमेंट्स हैं, ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं आपका, फटाफट से अमेंडमेंट्स खत्म कर देंगे प्लेस ऑफ सप्लाई के। बेटा शुरू करते हैं अपने पहला नोटिफिकेशन के साथ, नोटिफिकेशन नंबर 4/2019। इससे कोई आपको नोटिफिकेशन नंबर याद नहीं करना साहब, केवल मैंने पढ़ने के लिए पढ़ दिया। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या लिखा बेटा? R&D सर्विस रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लेकर R&D की सर्विस की बात हो रही है। डायग्राम पर फोकस करेगा मेरा अच्छा बच्चा और समझने की कोशिश करेंगे बेटा इस डायग्राम को। किसको? इस डायग्राम को। देखो बेटा शानदार डायग्राम है, एक बार में सब कुछ यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप नंबर 1 बेटा, क्या स्टेप नंबर, देखो स्टेप बना रखे हैं। स्टेप 1 देखो, ये स्टेप 1, हाँ, उसके बाद में स्टेप 2, उसके बाद में स्टेप 3 और उसके बाद में स्टेप 4। तो स्टेप नंबर 1 पे सबसे पहले अपन को क्या देखना है, हो क्या रहा है बेटा? सप्लायर कौन है? देखो सप्लायर ये रहा और रेसिपिएंट ये रहा साहब। तो देखो रेसिपिएंट नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है और सप्लायर टैक्सेबल टेरिटरी में है बेटा। यानी कि हम इंडिया वाले क्या है बेटा? सप्लायर हैं। और लेने वाला कौन बेटा? सर्विस लेने वाला ये रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट नॉन टैक्सेबल टेरिटरी की कोई एंटिटी है। अब हो क्या रहा है बेटा कि वो अपन को भेजते हैं, ड्रग सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? ड्रग सैंपल, यानी एक तरीके का पाउडर होता है या कुछ भी हो सकता है, वो पाउडर हो सकता है, कोई दूसरी चीज हो सकती है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर यानी कि जो दवाइयां बनाते हैं ना बेटा, दवाइयां जो मेडिसिन बनती हैं, जो ड्रग्स बनते हैं जिन्हें अपन लेते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करनी है। उनके ऊपर क्या करनी है बेटा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी R&D करनी है, कुछ नया निकालकर उनको बनाकर देना है, उनको देना है। तो वो कहते हैं भैया हमको तो रिसर्च करके एक फाइनल रिपोर्ट चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं बेटा रिसर्च रिपोर्ट। तो उनको चाहिए रिसर्च रिपोर्ट, और अपने पास वो भेजते हैं ड्रग्स। अपने पास वो क्या भेजते हैं बेटा? ड्रग्स। तो अगर बेटा मुझे सारे बच्चे अच्छे बच्चे बताएंगे कि अगर अपने पास में कोई गुड्स आ रहा है और अगर मैं उस गुड्स से रिलेटेड सर्विस दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं बेटा? गुड्स से रिलेटेड सर्विस, वेयर द सप्लायर और रेसिपिएंट, मतलब दोनों में से कोई भी एक जना इज आउटसाइड इंडिया। यहां पर दोनों में से कोई भी एक जना आउटसाइड इंडिया है क्या? हाँ। तो बेटा कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा? सारे बच्चे बताएंगे। सेक्शन 11 का था बेटा, सारे बच्चे बताओ। सेक्शन देखो 10, 11 ये दो काय के थे बेटा? गुड्स के। फिर 12 और 13 काय के थे? सर्विस के। मैं IGST एक्ट की बात कर रहा हूं बेटा। किसकी? IGST एक्ट की, जहां पर हम प्लेस ऑफ सप्लाई निकालते हैं। चैप्टर बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई चल रहा है। तो 10, 11 गुड्स का, 12, 13 सर्विस का। 12 किसका? व्हेन बोथ सप्लायर एंड रेसिपिएंट्स आर इन टैक्सेबल टेरिटरी, जब दोनों जने टैक्सेबल टेरिटरी में हो। लेकिन जहां एक जना बाहर और एक जना बाहर, मतलब कि एक जना हमारे पास टैक्सेबल टेरिटरी में और दूसरा जना बाहर। मैंने ये नहीं बोला सप्लायर रेसिपिएंट, दोनों में से कोई भी, या तो सप्लायर बाहर या रेसिपिएंट बाहर। तो लगता है बेटा सेक्शन 13। और जब सेक्शन 13 लगता है बेटा, तो सेक्शन 13 का 2 जो है बेटा वो तो है रेजिडरी प्रोविजन, और सेक्शन 13 का 3 जो है उसमें क्लॉज ए जो है, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 क्लॉज ए, 13(3)(a की बात कर रहा हूं। और उसके अंदर क्या बोला बेटा कि अगर आप गुड्स से रिलेटेड सर्विस देते हो, किससे? गुड्स से रिलेटेड सर्विस, रिलेटेड टू गुड्स। तो रिलेटेड टू गुड्स वाली सर्विस पे बेटा आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होती है, जहां पर एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है। क्या होती है बेटा? जहां पर एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है। तो बेटा मुझे बताओ, एक्चुअल परफॉर्मेंस तो इंडिया के अंदर हो रही है ना बेटा, क्योंकि रिसर्च जो हो रही है वो तो इंडिया के अंदर हो रही है। और किसके ऊपर हो रही है? ड्रग्स के ऊपर हो रही है। और वो ड्रग्स भेजा किसने साहब? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाले ने भेजा। तो कहीं ना कहीं मेरे पास गुड्स आया और उस गुड्स से रिलेटेड सर्विस मैंने दी। गलत बोल रहा हूँ क्या? सारे बच्चे बताओ, गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं बोल रहा साहब। यार एक बात तो, गुड ड्रग नहीं होता तो क्या सर्विस दे पाते? क्या ड्रग नहीं होता तो क्या आप रिसर्च कर पाते? क्या सब नहीं कर पाते। यानी ड्रग का होना बेटा बहुत जरूरी है, और ड्रग होगा तभी आप ड्रग से रिलेटेड रिसर्च करोगे, ड्रग से रिलेटेड रिसर्च करोगे। यानी कहीं ना कहीं ड्रग का होना जरूरी है, गुड्स का होना जरूरी है। सर ये गुड्स क्या वापस जाएगा? क्या रिसर्च करके रिसर्च रिपोर्ट के साथ ड्रग्स को वापस भेज देंगे? नहीं सर,
नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बेटा? क्योंकि ड्रग का सैंपल होता है, ये ऐसा नहीं है कोई बोरियां भर भर के भेज रहे हैं आपको। एक सैंपल होता है बेटा, और वो सैंपल जो होता है बेटा वो ओवर दी टाइम जब हम रिसर्च करते हैं उसके अंदर वो खत्म हो जाता है, उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है, वो रिसर्च के अंदर काम आ जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? एग्जॉस्ट। अब जो चीज खत्म होगी बेटा, जो चीज एग्जॉस्ट होगी उसको वापस तो कैसे भेजेंगे बताओ आप? सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हो सर आप। तो इसलिए होता क्या है कि यहां पर आप प्रोवाइजो नहीं लगा पाओगे। आप सबने अगर सेक्शन 13 पढ़ा है, सेक्शन 13 बेटा क्लॉज ए, क्लॉज बी इंडिविजुअल रिलेटेड सर्विस, क्लॉज ए गुड्स रिलेटेड सर्विस, और उसके बाद में एक प्रोवाइजो आता है। वो प्रोवाइजो क्या बोलता है बेटा? वो प्रोवाइजो ये बोलता है कि अगर कोई भी गुड्स टेम्परेली इंडिया में आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? टेम्परेली, परमानेंट नहीं आया है, वो यहां आएगा, उससे रिलेटेड सर्विस, ट्रीटमेंट या प्रोसेस, ट्रीटमेंट और प्रोसेस अमेंडमेंट था साहब। ये एक लाइन नहीं इंसर्ट कराई थी प्रोविजो के अंदर, अगर आपको ध्यान हो तो पिछले अटेम्प्ट में शायद नवंबर 19 में ये चीज आई थी। तो वहां क्या बोला था? ट्रीटमेंट और प्रोसेस नया इंसर्ट कराया था। यानी कोई भी गुड्स आया टेम्परली इंडिया के अंदर आया दोस्त, उस पर मैंने क्या दी बेटा? उस पर मैंने सर्विस दी, ठीक है, और वो वापस चला गया, यहां पर परमानेंटली यूज नहीं आया। बट ड्रग तो यहां पर परमानेंटली खत्म हो गया साहब, ड्रग तो यहां पर परमानेंटली खत्म हो गया। तो जो चीज यहां पर परमानेंटली खत्म हो गई, मुझे सारे अच्छे बच्चे बताएंगे साहब उस पर क्या मैं प्रोवाइजो लगा सकता हूं? नहीं साहब, उस पर मैं प्रोवाइजो नहीं लगा सकता। ये देखो, इसलिए मैंने प्रोवाइजो, देखो जहां पर आकर और वापस रिटर्न हो रहा है वो प्रोवाइजो मैं यहां पर नहीं लगा सकता। यहां पर आपका मेन प्रोविजन ही बेटा एप्लीकेबल होगा, और मेन प्रोविजन के हिसाब से क्या निकल कर आएगी? प्लेस निकल के आएगी साहब, प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो कि होगी इंडिया। तो बेटा सप्लायर भी इंडिया का और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया की, वो भी टैक्सेबल टेरिटरी बन जाएगी। तो यहां तो बेटा जीएसटी लग जाएगा, यहां तो जीएसटी लग जाएगा, है कि नहीं है? हाँ सर, बात तो सही है। लेकिन मेरे सारे बच्चे दिल पे हाथ रख के मुझे ईमानदारी से बताएंगे बेटा, यहां पर फील आपको क्या टैक्स लगने की आनी चाहिए? फील आ रही है क्या साहब टैक्स लगने की? फील आ रही है क्या आपको यहां पर कि टैक्स लगना चाहिए? नहीं सर, आप सबको फील आ रही है साहब कि मैं सर्विस कहीं ना कहीं बाहर वाली एंटिटी को दे रहा हूं। और बेटा अगर मैं बाहर वाली एंटिटी को सर्विस दे रहा हूं तो ईमानदारी से मेरे को बताना साहब, आपको एक्सपोर्ट का फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्सपोर्ट का फील। एक बात तो हमारे यहाँ की एंटिटी बाहर वाली एंटिटी के लिए, हमारे इंडिया की एंटिटी बाहर वाली एंटिटी के लिए, डॉक्टर रेड्डी लैब्स, बायोकॉन, ये कंपनीज जो है बेटा, ये कंपनीज रिसर्च करके दे रही है किसको? बाहर वाली एंटिटी को। और अगर ये कंपनी बेटा बाहर वाली एंटिटी को रिसर्च करके दे रही है तो आप मुझे ईमानदारी से सारे बच्चे बताएंगे साहब कि एक्सपोर्ट वाला फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा है, मेरे सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हमको एक्सपोर्ट वाला फील आ रहा है बेटा, क्योंकि देखो ना यार, सर्विस बाहर ही तो दे रहा हूं मैं। सर्विस कहाँ दे रहा हूं मैं? इंडिया में थोड़ा दे रहा हूं बेटा, सर्विस में बाहर दे रहा हूं। और अगर सर्विस में बाहर दे रहा हूं तो इसको एक्सपोर्ट का दर्जा मिलना चाहिए। इस इंसान को, इस एबीसी लिमिटेड को जो सर्विस दे रहा है, काय की सर्विस? आरएनडी की सर्विस, इसको सारे के सारे बेटा एक्सपोर्ट बेनिफिट मिलने चाहिए। वरना कौन सा फिर ऐसी कंपनी होगी साहब जो इंडिया में भेजेगी? क्योंकि इंडिया में तो आप टैक्स लगा दे रहे हो, तो इंडिया का तो बेटा फिर आरएनडी बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप तो हर बार ये बोलोगे, क्योंकि ये तो नेचर ऑफ इंडस्ट्री ऐसी है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर बेटा एक नेचर ऑफ इंडस्ट्री ही ऐसी है जहां पर क्या होता है, जहां पर सामने वाली एंटिटी ड्रग भेजती है और उस ड्रग के ऊपर अपन रिसर्च करके देते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे पास में क्या होना जरूरी है? ड्रग होना जरूरी है। आप तो कहते हो कि बेटा ड्रग आया, गुड्स से रिलेटेड सर्विस दी, गुड्स खत्म हो गया, वापस गया नहीं, प्रोवाइजो लगेगा नहीं। आप तो मेन प्रोवाइजो में कवर करके टैक्स लगा दोगे। तो बेचारा जो एक्सपोर्ट सर्विस दे रहा है उसको एक्सपोर्ट बेनिफिट आपने दिया नहीं। तो बेटा देखो क्या क्या मुद्दे उठे। इशू नंबर 1, एक्सपोर्ट ऑफ टैक्सेस। क्योंकि अगर आप यहां टैक्स लगा दोगे बेटा तो टोटल जो वैल्यू आएगी बेटा उस पर टैक्स लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपन ने क्या पढ़ा? डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल। अपन जब जीएसटी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं बेटा? जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। हम अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? एक्सपोर्ट द गुड्स, एक्सपोर्ट द सर्विसेज, नॉट द टैक्सेस। एक्सपोर्ट, कस्टम के अंदर कभी बताओ एक्सपोर्ट पर टैक्स लगता है क्या साहब? एक्सेप्शन छोड़ देना, लेदर प्रोडक्ट्स वगैरह जो एक्सेप्शन में आते हैं उसको छोड़ो। उसके अलावा मुझे सारे बच्चे ईमानदारी से बताओ, क्या बेटा हम एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाते हैं? नहीं लगाते साहब, क्योंकि हमारा सिद्धांत, हमारा प्रिंसिपल क्या बेटा? एक्सपोर्ट द गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट द टैक्सेस। टैक्सेस एक्सपोर्ट मत करो साहब, क्योंकि आप टैक्स लगा दोगे बेटा अगर एक्सपोर्ट वैल्यू के ऊपर तो कहीं ना कहीं आपने टैक्स सामने वाले से वसूल लिया। और आप एक तरफ तो कह रहे हो बेटा एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे, सस्ता करेंगे, एक्सपोर्ट सस्ता होगा, लोग माल ज्यादा खरीदेंगे, दूसरे देश के लोग हमसे ज्यादा माल खरीदेंगे। बट बेटा एक बात हो, दूसरे देश के लोग ज्यादा कब खरीदेंगे? जब सस्ता दोगे। आप तो टैक्स लगाकर उसे महंगा कर दे रहे हो, और जो चीज बेटा आपने महंगी कर दी सामने वाला क्यों खरीदेगा? तो पहला इशू क्या अराइज हुआ बेटा? पहला इशू ये अराइज हुआ कि कहीं ना कहीं आपने टैक्सेस एक्सपोर्ट कर दिया साहब, वैल्यू पे टैक्स लगाकर। दूसरा इशू नंबर दूसरा बेटा डबल टैक्सेशन हो जाएगा, क्योंकि बेटा उस कंट्री में जो टैक्स लग रहा होगा वो प्लस आपने जो टैक्स लगा के भेजा वो, तो बेटा टैक्स पे टैक्स लग गया।
तो ये तो डबल टैक्सेशन हो गया। और तीसरा इशू बेटा निकल कर आएगा कि नॉट ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, आप इसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का दर्जा दोगे ही नहीं। अच्छे बच्चे बताएंगे सारे, आप इसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का दर्जा दोगे क्या? नहीं साहब। तो इससे होगा क्या? इससे होगा बेटा उस डीमोटिवेशन मिलेगा ना, एबीसी लिमिटेड को डीमोटिवेशन मिलेगा। एबीसी लिमिटेड बोलेगी साहब हमारी क्या गलती है, हम तो यहाँ पर दूसरी एंटिटीज को, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बैठी हुई एंटिटीज को क्या दे रहे हैं, एक्सपोर्ट की सर्विस दे रहे हैं, आरएनडी की सर्विस दे रहे हैं, और आप इसको हमारे लिए टैक्स लगा रहे हो, आप इसको हमारे लिए एक्सपोर्ट बता ही नहीं रहे हो। तो पीछे से जो हम आईटीसी लेकर आ रहे होंगे, पीछे से जो चीजों का इनपुट और इनपुट सर्विस ली होगी बेटा, उसका हमको और रिफंड मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आगे एक्सपोर्ट बन ही नहीं रहा, आगे तो टैक्स लग रहा है। तो गवर्नमेंट ने देखा बात तो सही है बेटा, गवर्नमेंट के सामने ये मुद्दा आया और गवर्नमेंट ने देखा बात तो सही है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा, सिंपल सी बात करी। गवर्नमेंट ने बोला बेटा 1313, आप सबने बेटा सेक्शन 13 सब सेक्शन 13 पढ़ा है, जहां लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट के पास क्या है, पावर, कि उसे कहीं पे अगर डबल टैक्सेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है या इन प्रोविजंस को आसान तौर पर लगाकर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं साहब, कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा। क्या होगा बेटा, वापस बोलो, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा। तो जहां पर भी हमें ऐसा लगता है कि डबल टैक्सेशन हो रहा है, टैक्सेशन फ्री फ्लो काम नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अराइज हो रही है, तो 1313 का पावर इस्तेमाल करके गवर्नमेंट क्या कर सकती है बेटा, लोकेशन ऑफ, मैंने क्या बोला बेटा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को क्या बता सकती है बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई बता सकती है। आई होप आपको चीज समझ में आई। तो वही गवर्नमेंट ने करा बेटा, 1313 का पावर का इस्तेमाल करा, और देखो फोर्थ नंबर पे क्या हुआ बेटा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का दर्जा दे दिया साहब। इस चीज को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का दर्जा दे दिया, बस, और कोई मोटी बात ही नहीं साहब, यहां पर 1 घंटा लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है इसके ऊपर। सिंपल सी बात है, क्या बात है साहब, सामने से ड्रग आया, उस पर मैंने सर्विस दी, रिपोर्ट बनाकर भेज दी, ठीक है, हाँ साहब। अब ये क्योंकि 13(2)A में कवर हो गया साहब, तो आपने इसे क्या बोल दिया, आपने इसे बोल दिया साहब इस पे टैक्स लगेगा, क्योंकि यहां प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी निकल कर आ गया, प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला नहीं 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 नहीं, इससे तो बहुत प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी, हमारी यहाँ की जितनी भी यूनिट्स है साहब उनको डीमोटिवेशन हो जाएगा, वो कहेंगे साहब नहीं 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 नहीं, नहीं हम तो सर्विस देंगे ही नहीं आरएनडी, इससे अच्छा तो इंडिया में दे लो साहब, बाहर वाले को देंगे, बाहर वाले हमारे पास आएंगे ही नहीं। और बेटा बाहर से पैसा नहीं आएगा तो नुकसान मोटा मोटी तौर पर गवर्नमेंट का ही है, ब्रॉड व्यू लोगे तो गवर्नमेंट का ही नुकसान है, इंडिया का ही नुकसान है। और गवर्नमेंट इंडिया का नुकसान नहीं होने देगी बेटा, हमें तो एक्सपोर्ट प्रमोट करना है, हम तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग अपन से सर्विस लेने आए, इंडिया के अंदर लेने आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट में और टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन ना हो, गवर्नमेंट 1313 पावर इस्तेमाल करा और बोल दिया साहब कि हम यहाँ पर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को प्लेस ऑफ सप्लाई बना देंगे, और इसी से बेटा एक्सपोर्ट का यहाँ पर आपको दर्जा मिल जाएगा, यानी एक्सपोर्ट बेनिफिट भी मिल जाएंगे, डबल टैक्सेशन भी खत्म हो जाएगा, और टैक्स भी एक्सपोर्ट नहीं होंगे साहब, केवल और केवल जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो यहाँ पर आप लेकर चलेंगे। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल सी बात थी, बेयर नोटिफिकेशन फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पर अटैच कर दिया, इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड। ठीक है, ये देखो ये डायग्राम, एक शानदार डायग्राम आप सबके सामने है। इस डायग्राम से एग्जाम के अंदर बेटा ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा एग्जाम के अंदर, 2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 4 स्टेप के अंदर क्लियर। क्या नोटिफिकेशन था, रिवाइज हो गया। अब ये सर इतना बड़ा ये क्या दे रखा है बेटा, ये 10 स्टेप्स दे रखे हैं, स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं, किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इस रिसर्च के अंदर। सर ये याद करने का बेटा, बिल्कुल भी याद नहीं करने, सर इनको पढ़ना है क्या, मैं तो कह रहा हूँ बेटा इनको पढ़ना भी नहीं है, इनको आपको पढ़ना भी नहीं है बिल्कुल भी। इच्छा हो तो रीड करना, इच्छा ना हो तो रीड मत करना। अपना मुद्दा था बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई को लेकर, किसको लेकर, अच्छे बच्चे बताओ, प्लेस ऑफ सप्लाई, कि प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा क्या निकलेगा, दैट्स इट। और वो मैंने आपको समझा दिया। ये सिर्फ थ्योरी में समझाया गया है कि बेटा वो 10 स्टेप्स कौन से होते हैं, जिन 10 स्टेप्स के थ्रू आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो साहब। तो ये 10 स्टेप्स किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं बेटा, जो ड्रग कंपनी है, जो आरएनडी कर रही है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके ऊपर होते हैं, वो बेटर तरीके से समझते हैं इन चीजों को। ठीक है ना, बस और कुछ भी नहीं है। ओके सर, ओके, वेरी गुड बेटा। अगला क्या आ रहा है बेटा, अगला आ रहा है देखो आपके पास एक और नोटिफिकेशन 2/2020। ठीक है साहब, अपन को उससे क्या मतलब, नंबर याद करने ही नहीं है। अब आप तो इसके ऊपर आओ, मैंने क्या बोला, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ B2B MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सर्विसेज। बेटा इसको प्यार से बोलते बेटा MRO सर्विस, B2B MRO सर्विस। क्या बोला मैंने, MRO का मतलब क्या होता है बेटा, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सर्विस। ठीक है सर, हाँ सर ठीक है। 2 मिनट के लिए बेटा नोटिंग में हो, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। सर क्या समझाना चाहते हो आप? बेटा मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि
हाँ ये है हमारी नोटिंग साहब। देखो पिछले चैप्टर में अपन कौन सा वाला फोन वाला करके आए थे, याद आया कुछ, जहां पर अपन ने EMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट देखा था। हाँ सर देखा था देखा था देखा था। चलो एक हैशटैग लगाते हैं और मैं यहाँ पर आपको कुछ समझाता हूँ। बेटा एक होती है MRO सर्विस। कौन सी सर्विस होती है बेटा? MRO, मेंटेनेंस रिपेयरिंग एंड ओवरहोल सर्विस। ठीक है, हाँ साहब। तो MRO सर्विसेज होती है बेटा, और ये कौन से सेक्टर में होती है बेटा? ये एविएशन सेक्टर में होती है। कौन से सेक्टर में? एविएशन सेक्टर। और बेटा एविएशन सेक्टर में होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आपके जो एयरप्लेन्स होते हैं बेटा, एयरप्लेन्स हवाई जहाज, हवाई जहाज जिसमें आप यात्रा करते हो बेटा, इंडिगो, स्पाइस जेट, लुफ्थांसा, है ना, फ्लाई दुबई, ये सब क्या है बेटा? ये सब एरोप्लेन्स उड़ते हैं, वो कंपनियों के नाम है जो एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स हैं। एयरक्राफ्ट ऑपरेटर याद है? एयरक्राफ्ट ऑथोरिटी, एयरक्राफ्ट ऑपरेटर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी और एयरक्राफ्ट ऑपरेटर, AAI, नाइल डाइल पढ़ा था, हाँ सर पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। तो वही बात निकलकर यहाँ पर वापस आ रही है, एग्जाम्पल अलग है, लेकिन हाँ बात फोकस हमारा वही है, स्पाइस जेट, इंडिगो, इन्हीं के ऊपर फोकस है। यानी जो हवाई जहाज उड़ते बेटा उन कंपनियों के ऊपर फोकस है। इस प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन तो मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले बेटा थोड़ा सा इंडस्ट्री को समझते हैं कि MRO सर्विस की जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री है क्या चीज बेटा। यहाँ पर क्या होता है बेटा? हवाई जहाज होता है, हवाई जहाज, हवाई जहाज में बेटा अलग अलग तरीके की रिपेयरिंग की जाती है। देखो नाम से ही पता पड़ रहा है ना, मेंटेनेंस की जाती है, रिपेयरिंग, ओवरहोलिंग, ये की जाती है। किसकी? एरोप्लेन्स की बेटा, वो जो हवाई जहाज जैसे उड़ के जाते हैं ना उनकी। ओके सर समझ में आ गई बात। वो बेटा 2 तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की। एक होती है बेटा छोटी मोटी मरम्मत। क्या होती है? छोटी मोटी मरम्मत। और एक होती है बेटा बड़ी मरम्मत। एक होती है बड़ी, जिसे अपन स्पेसिफिक, आप बोल सकते हो स्पेसिफिक मेंटेनेंस या स्पेसिफिक रिपेयरिंग। तो एक होती है बेटा स्पेसिफिक और एक होती है जनरल। बेटा कोई भी फ्लाइट, जब लॉन्ग डिस्टेंस की फ्लाइट होती है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है, बड़े हवाई जहाज होते हैं बेटा जिसके अंदर 2-2 3-3 फ्लोर्स होते हैं। क्या बात करो सर, हवाई जहाज के अंदर? हाँ बेटा हवाई जहाज के अंदर भी 3 लेवल के फ्लोर होते हैं। फ्लोर्स मतलब पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, और बहुत सारी कैपेसिटी, बहुत हाई कैपेसिटी के, जैसे बोइंग हुआ बेटा, बोइंग के कुछ मॉडल हैं जो बहुत बड़े मॉडल्स हैं। आपने देखा हो बहुत बड़े बड़े हवाई जहाज होते हैं बेटा, और बहुत, ये ऐसे नहीं होते, ये ऐसे डोमेस्टिक नहीं चलते बेटा, ये बेटा बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं। जैसे सीधा यहाँ से अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से सीधे इंडिया लैंड होगा, तो बेटा ये जो होता है ना, ये पूरा अमेरिका के लोगों को लेकर आ रहे होते हैं, मैक्सिमम लोग इसके अंदर भरकर आ रहे होते हैं। और ये ऐसे नहीं होती है कि कहीं उतरेगी बेटा, ये 24 आवर्स के लिए हवा में ही रहता है। 24 घंटे के लिए ये हवाई जहाज कंटिन्यूअस ट्रेवल करेगा। यानी एक बार अगर अमेरिका से उड़ा तो सीधा इंडिया में दिल्ली पर, जो भी इसका स्टेशन है, मुंबई और दिल्ली, वहां पर ये क्या करेगा बेटा? लैंड करेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? सीधा इंडिया में आके लैंड करेगा। तो बेटा 7 समंदर पार, समझ रहे हो, इतना सारा वाटर ट्रेवल कर रहा है, ऊपर से निकल कर आ रहा है, पूरा समंदर, पूरा ओशियन कवर कर कर आ रहा है, बीच में कहीं रुकने की जगह नहीं है साहब। तो 24 घंटे जो हवाई जहाज चलकर आया बेटा, जो यहाँ उतरेगा, आपको नहीं लगता यहाँ उतरने के बाद बेटा उसको थोड़ा रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, कोई पार्ट अगर रास्ते में उसका खराब हो गया तो उसे बदलना पड़ेगा? हाँ सर बात तो सही है, उसे रिपेयर तो देना पड़ेगा। अच्छा उसका इंजन बदल दूं, पूरा का पूरा इंजन बदल दूं? नहीं सर, पूरा पागल हो गई क्या? पूरा का पूरा इंजन थोड़ा ना खराब हो जाएगा साहब। इंजन कैसे खराब हो जाएगा बेटा? एक बार उड़कर आया इंजन खराब हो जाएगा? नहीं साहब। तो इसलिए मैंने बोला बेटा एक होती है जनरल और एक होती है स्पेसिफिक। बेटा स्पेसिफिक होती है बड़ी मेंटेनेंस, बड़ी मेंटेनेंस। स्पेसिफिक मेंटेनेंस बेटा 5 साल में एक बार होती है, 4 या 5 साल में एक बार होती है। दिखती बात है बेटा, इंजन तो 5 साल 6 साल उड़ने के बाद जब वो बहुत पुराना हो जाएगा तो बदलेंगे अपन। तो 5 साल में जो मेंटेनेंस होती है, जो रिपेयरिंग होती है, उसे बोलते हैं बेटा बड़ी रिपेयरिंग, स्पेसिफिक रिपेयरिंग। मोटा पैसा बेटा इसी में है, स्पेसिफिक रिपेयरिंग में ही मोटा पैसा आपको कमाई होती है कंपनीज को। जो MRO सर्विस देने वाली कंपनी होती है ना बेटा, MRO सर्विस देने वाली कंपनीज, उन कंपनीज को मोटी कमाई इसी में होती है। इसलिए वो कंपनी चाहती हैं कि जितने भी एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स हैं वो स्पेसिफिक वाली मेंटेनेंस MRO हमको दे दे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। यानी इंडिया की अगर कोई कंपनी है बेटा, तो वो चाहेगी कि बाहर की जितनी भी कंपनीज हैं जो बड़ी बड़ी, जैसे बोइंग हुआ, एयरबस हुआ, तो ये क्या करें, ये स्पेसिफिक वाली मेंटेनेंस MRO हमको दे दे कॉन्ट्रैक्ट करके। कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा जहां हवाई जहाज लैंड होता है वहीं पर ही सर्विस दी जाती है। और सबसे बड़ा मुद्दा बेटा इसमें ये होता है कि इसके लिए जगह बहुत चाहिए दोस्त।
मतलब आप अगर एमआरओ इंडस्ट्री में एंटर होना चाहते हो बेटा, तो एमआरओ के लिए आपको बहुत जगह चाहिए दो, और बड़े बड़े इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ते हैं। मतलब एक मोटा इन्वेस्टमेंट, एक बड़े लेवल का कैपेक्स आपको इनकर करना पड़ता है। क्योंकि मोटे लेवल का कैपेक्स बेटा इसलिए लगता है क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बात तो एक हवाई जहाज तो ठीक करोगे नहीं साहब। ऐसा तो है नहीं कि एक हवाई जहाज उतरेगा, ठीक होगा, फिर वो जाएगा, फिर दूसरा। हो सकता है एक टाइम पे बेटा 4 आ जाए एक साथ, 4 लैंड कर जाए एक साथ, तो क्या करोगे? हो सकता है आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, उसमें आपको 4 हवाई जहाज, 5 हवाई जहाज खड़े करने हो, तो बेटा ये कोई मोटरसाइकिल तो है नहीं साहब कि कहीं कोने में खड़ी कर दी। ये कोई मोटरसाइकिल तो है नहीं ना, बोलो हाँ के ना? हाँ साहब, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कोई छोटी गाड़ी है, दोपहिया वाहन है जिसे खड़ा कर दिया अपन ने। पूरा का पूरा एरोप्लेन है, और वो भी मैंने क्या बोला, छोटे मोटे एरोप्लेन नहीं है दोस्त, ये बहुत बड़े लेवल के एरोप्लेन है। मतलब मल्टी डेगर और मल्टी लेवल के, मतलब मल्टी फ्लाइट्स इसमें होती है, बहुत सारे लोग इसमें बैठते हैं, वो यहाँ पर बेटा आपको खड़े करने हैं। तो डेफिनेटली पहली चीज बेटा, आपको स्पेस बहुत चाहिए जहां पर आप खड़ा कर सको। पहली चीज स्पेस, और स्पेस खरीदना तो पड़ेगा बेटा, जमीन, बड़ी जमीन खरीदनी पड़ेगी आपको। और ये जमीन बेटा कोशिश की जाती है कि कहीं हवाई अड्डे के आसपास ही मिल जाए। जो हमारा रनवे होता है ना, एयरपोर्ट जहां पर उतरते हैं हवाई जहाज बेटा, कोशिश रहती है कि इसी के आसपास मिल जाए, ताकि एरोप्लेन्स को कहीं और लैंड ना कराना पड़े या कहीं और शिफ्ट ना करना पड़े, क्योंकि फिर उसमें दिक्कत आएगी। तो कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं एयरपोर्ट के आसपास ही ऐसी कोई जगह हमें मिल जाए कंपनीज को, जहां पर हम ये एमआरओ की सर्विस एरोप्लेन को दे सकें। ठीक है सर? हाँ सर। तो पहला खर्चा तो ये, और दूसरा खर्चा बेटा जो मशीनें खरीदनी पड़ती है, जो स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स, क्योंकि सारा काम ऑटोमेशन से होता है। कैसे होता है बेटा? ऑटोमेशन। इसमें ऑटोमेशन बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो ऑटोमेटिक काम करने वाली मशीनें जो डिटेक्ट करेगी एरोप्लेन के अंदर प्रॉब्लम को, उसके सिस्टम के अंदर, और फिर वहां पर आप रिपेयरिंग या मेंटेनेंस का काम करोगे, तो वो मशीनें भी आपको खरीदनी पड़ेगी। तो बेटा कहीं ना कहीं आपको एक मोटा कैपेक्स तो इनकर कर चलना पड़ेगा। तो ये बेटा अपन ने क्या समझा? ये बेटा अपन ने समझा एमआरओ सर्विस को। किसको? एमआरओ सर्विस। कि भाई अपन ने मोटा मोटी तौर पर ये समझा कि एमआरओ होता क्या है? मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, ओवरहोलिंग सर्विस ऑफ एयरक्राफ्ट्स। यहाँ पर हम एमआरओ एयरक्राफ्ट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। और बेटा मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज और दे दूं कि ये इंडस्ट्री, एमआरओ इंडस्ट्री जो है बेटा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री और बहुत डेवलपिंग इंडस्ट्री इंडिया के लिए आने वाले टाइम में होने वाली है। इंडिया की जीडीपी का कहीं ना कहीं एक मेजर पोर्शन कंट्रीब्यूट करेगी बेटा ये इंडस्ट्री। ये इतनी ज्यादा डिमांड में है ये इंडस्ट्री। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज ऐसी निकल कर आएंगी जो बड़ी बड़ी एयरक्राफ्ट और एयरलाइन कंपनीज को एमआरओ सर्विस प्रोवाइड करेंगी। फिर हमारा झगड़ा क्या है बेटा? जीएसटी में झगड़ा क्या है? ये तो अपन ने मोटा मोटी तौर पे क्या समझ लिया कि एमआरओ सर्विस क्या है। अब अपन वापस अपनी बुकलेट पर आते हैं, और यहाँ पर बेटा अपन देखते हैं कि आखिर अपन को लड़ाई क्या लड़नी है, आखिर अपन को समझना क्या है जीएसटी के अंदर। तो बेटा स्टार्टिंग की देखो, सर्कुलर की हेडिंग की क्या हो रही है बेटा? प्लेस ऑफ सप्लाई। किससे हो रही है? प्लेस ऑफ सप्लाई। यानी कहीं ना कहीं मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई समझना है। सर प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी सर्विस का? ऐसी कौन सी सर्विस है? तो बेटा यही तो सर्विस है, एमआरओ सर्विस। ये देखो 1 नंबर डायग्राम, एक्सक्लूसिव डायग्राम है ना। आ जाओ समझते हैं बेटा क्या बोल रहा है। देखो फ्लाई दुबई की बात चल रही है। फ्लाई दुबई, फ्लाई दुबई क्या बेटा? फ्लाई दुबई एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में एक एंटिटी है। हाँ जी सर ठीक है। और बेटा ये जो एंटिटी, ये रेसिपिएंट है, ये रेसिपिएंट है, क्योंकि इसका हवाई जहाज, इसका बोइंग 737 बेटा हमारे पास आ रहा है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है दोस्तों, इसमें कुछ भी फर्जीवाड़ा नहीं है। आप चाहें तो एयरवर्क्स की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। एयरवर्क्स की वेबसाइट को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है फ्लाई दुबई की तरफ से। तो बेटा एयरवर्क्स हमारे यहाँ की है, कहाँ की? इंडिया की। तो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर कौन है बेटा? एयरवर्क्स। और एयरवर्क्स क्या दे रही है बेटा? एमआरओ सर्विस दे रही है। क्या दे रही है? एमआरओ सर्विस। बट ये एमआरओ सर्विस बेटा दे किसको रही है? तो ये एमआरओ सर्विस दे रही है फ्लाई दुबई को। ये देखो लाइन मेंटेनेंस सर्विस। तो ये एक सर्विस का नाम है जहां पर लाइन मेंटेनेंस की जाती है बेटा। और ये सर्विस हम किसको दे रहे हैं बेटा? फ्लाई दुबई को दे रहे हैं। तो वी आर दी सप्लायर, फ्लाई दुबई इज दी रेसिपिएंट। ठीक है, एक टैक्सेबल टेरिटरी में है, दूसरा नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में। तो ऑटोमेटिक बेटा सेक्शन कौन सा लगेगा? सारे बच्चे बोलेंगे वेरी गुड, सेक्शन 13। प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए जहां पर either of the supplier or the recipient is outside India बेटा, यानी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, वहां पर सेक्शन 13 एप्लीकेबल होता है। तो बेटा सेक्शन 13 का सबसेक्शन ए, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए। क्या बोला मैंने? सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 का क्लॉज ए में दो चीजें होती है, हम सब जानते हैं बेटा। एक होता है मेन प्रोविजन और एक होता है बेटा प्रोवाइजो। एक होता है मेन प्रोविजन और एक होता है प्रोवाइजो। यहां पर क्या था बेटा? प्रोवाइजो एप्लीकेबल हो रहा है। आप सब कहेंगे हाँ साहब, क्योंकि गुड्स आ रहा है, गुड्स पे सर्विस है और गुड्स वापस जा रहा है। ऐसा थोड़ा हवाई जहाज यहीं बैठा रहेगा, ऐसा थोड़ा हवाई जहाज यहीं बैठा रहेगा बेटा। तो हवाई जहाज आ रहा है, हवाई जहाज पे सर्विस दी जा रही है, और ये सर्विस लेने के बाद हवाई जहाज क्या कर रहा है? वापस जा रहा है। यानी दिस केस इज फुली कवरेबल अंडर द प्रोवाइजो। ये केस फुली कवर हो रहा है बेटा किसके अंदर? प्रोवाइजो के अंदर।
लेकिन उसके बावजूद, अच्छा प्रोवाइजो में कवर होगा तो सारे बच्चे बताएंगे क्या होगा बेटा, प्रोवाइजो में कवर होगा तो आप पे रेजिडरी लग जाएगा, मतलब आप सबसेक्शन 3 से निकल के सबसेक्शन 2 में चले जाओगे, क्योंकि प्रोवाइजो बोलता है नथिंग कंटेन्ड अंडर दिस सबसेक्शन, मतलब इस सबसेक्शन 3 के अंदर जो बातें बोली साहब ये एप्लीकेबल नहीं होंगी अगर टेम्पररी इंपोर्ट का केस है। किसका केस है? टेम्पररी इंपोर्ट का केस। और यहां पर क्योंकि प्रोवाइजो एप्लीकेबल हो रहा है, हवाई जहाज टेम्पररी आया है, टेम्पररी उस पर सर्विस दी गई और वो वापस चला जाएगा, वो यहां पर परमानेंट यूज नहीं आएगा साहब, तो ऑटोमेटिकली इस पे सबसेक्शन 2 लग रहा है और ऑटोमेटिकली इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल कर आ रहा है बेटा, बोलो क्या निकल कर आ रहा है? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट यानी फ्लाई दुबई। तो स्टिल सर इसमें सीखने वाली बात क्या थी? तो ठीक है, तो सिंपल बात है, समझ में आ गई, बट स्टिल गवर्नमेंट ने 1313 का पावर इस्तेमाल कर कर यहां पर भी क्लियर कट केस कह दिया कि साहब नॉन टैक्सेबल टेरिटरी ही रहेगा, कहने की वैसे जरूरत नहीं थी, ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट का केस बन रहा है बेटा, हम देख ही रहे हैं सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल हो रहा है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, बट स्टिल गवर्नमेंट ने सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 में इस बात को क्या कर दिया बेटा, बिल्कुल 100% तरीके से क्लेरिफाई कर दिया। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। अब चलते हैं बेटा आगे 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 आगे। देखो ये देखो बेटा, इतनी सी बात थी कि द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शेल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, शेल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। ओके सर, सर ये क्या है अभी बताता हूँ क्या है। देखो बेटा ये है अगला सर्कुलर, ठीक है सर, ये हो गया, हाँ हो गया, बस इतनी सी बात थी। एमआरओ सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, और लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट क्या है? फ्लाई दुबई। फ्लाई दुबई का है साहब आउटसाइड इंडिया, यानी एक्सपोर्ट बन जाएगा। देखो गवर्नमेंट चाहती है बेटा ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट बना दिया जाए, क्योंकि फील एक्सपोर्ट वाला आ रहा है ना। हमारा हवाई जहाज तो है नहीं बेटा, हवाई जहाज किसका है? फ्लाई दुबई का। फ्लाई दुबई हमारे यहाँ का है क्या? नहीं साहब हमारे यहाँ का नहीं है। ये अगर एयर इंडिया होता बेटा, एयर इंडिया, तो बेटा वो हवाई जहाज हमारे यहाँ ही उड़ा के कहीं ना कहीं से हमारे यहाँ ही आएगा, क्योंकि एयर इंडिया हमारा है। आप समझे मेरी बात को? हाँ सर समझ में आ गई बात। उसी तरीके से बेटा इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन भी हमारा है बेटा, इंडिगो भी हमारे यहाँ पे लिस्टेड कंपनी है, आपको ध्यान है एनएससी बीएससी पे लिस्टेड कंपनी है इंटरग्लोब एविएशन के नाम से बेटा, जिसको आप प्यार से इंडिगो बोलते हो। तो इंडिगो भी बेटा उड़ उड़ा के यहीं आएगा, है ना, बट लुफ्थांसा हमारे यहाँ का नहीं है, फ्लाई दुबई हमारे ये बाहर के, तो डेफिनेटली बेटा ये उड़ उड़ा के बाहर जाएंगे। जैसे किंगफिशर हमारे यहाँ का था किंगफिशर हमारे यहाँ का था, बिल्कुल किंगफिशर एयरलाइंस बेटा हमारे यहाँ की ही थी, विजय माल्या साहब, लेकिन अब उन्होंने थोड़ा काम गलत कर दिया बेटा, इसलिए उनको भागना पड़ा। खैर मेरी नज़र में काम गलत नहीं करा बेटा, उनके अपने मजबूरी रही, इसलिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अराइज हुई, अदरवाइज ही इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन। चलो आगे चलें, हाँ सब आगे चलते हैं, कभी इस मुद्दे पे भी बात करूंगा आपसे मैं। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ वेरियस कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोर्ट्स टू क्लाइंट्स। बेटा एक बात बताऊं मैं आपको, कभी भी जीएसटी में, मेरे अच्छे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, कभी भी जीएसटी में कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए बेटा, एग्जाम में आ जाए चाहे प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए, एक चीज पर फोकस करना है सबसे पहले उस ट्रांजेक्शन में बेटा ये निकालो कि सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए सबसे पहले फोकस कहां डालना है बेटा, सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है। जब तक बेटा ये कंप्यूट नहीं करोगे आप सप्लायर रेसिपिएंट वाला कॉन्सेप्ट, आगे आप फंसते चले जाओगे। आगे के सेक्शन मत देखो क्या है, सप्लायर बन रहा है, शेड्यूल 1 लग रहा है, सब बात की बात, सबसे पहले देखो सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है। उसके बाद देखो बेटा कि ये किस चीज की सप्लाई है, देन चेक करो आप सप्लाई को कि बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। फिर चेक करो कौन से गुड्स और कौन सी सर्विस की बात हो रही है, कहीं ये गुड्स और सर्विस एग्जेम्प्ट तो नहीं है 12/2017 के अंदर, है ना। और फिर चेक करो बेटा कि सप्लाई के प्रोविजंस आप पर एप्लीकेबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर चेक करो आप सेक्शन 7, फिर आप आगे जाके और चेक करो इंटर चेक करो बेटा, डेस्टिनेशन ओरिजिन देखो कहां पर है, डेस्टिनेशन कहां पर है, प्लेस ऑफ सप्लाई लगाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन चेक करो साहब कि रजिस्टर्ड पर्सन है कि नहीं है। ये सारी बातें बात की है, इसके ऊपर मैं अलग से एक पूरा वीडियो कंप्लीट डाल दूंगा जहां पर मैं पूरा आपको समझाऊंगा कि जीएसटी में किन सीक्वेंस को फॉलो करते हुए पढ़ाई करनी पड़ती है बेटा, ठीक है। वो सीक्वेंस स्टेप्स हमने बना रखे हैं, उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे कहीं ना कहीं तो पूरा जीएसटी आपको स्टेप वाइज स्टेप ही याद हो जाएगा। यानी सारे चैप्टर्स जब मैं पढ़ाता हूँ बेटा तो स्टेप से पढ़ाता हूँ, तो एक पूरा कंप्लीट चार्ट बनाया हुआ है हमने, एक बड़ा चार्ट है जिसके अंदर सारे के सारे गेट, हम गेट वाइज पढ़ाते हैं बेटा, गेट 1 गेट 2 करके पढ़ाएंगे, और उसके अंदर सारे गेट के अंदर पूरा जीएसटी आपका कवर हो जाएगा। मेरे हिसाब से 8 या 9 गेट के अंदर हम पूरा जीएसटी आपका कवर कर देते हैं। तो उसी गेट के अंदर मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहला मुद्दा है साहब कि सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, और दूसरा मुद्दा बेटा कि गुड्स है कि सर्विस है, और है तो फिर कौन सी है, ठीक है। तो उस ट्रांजेक्शन को अपन को पकड़ना है। उसी तरीके से अब यहाँ पर बेटा चल रही है बात किसकी, कार्गो हैंडलिंग सर्विस की। क्या बोलेंगे बेटा, कार्गो हैंडलिंग सर्विस,
ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बेटा कार्गो हैंडलिंग सर्विस कौन किसको दे रहा है, सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहला मुद्दा तो ये है। तो बेटा अपन सब जानते हैं कार्गो हैंडलिंग सर्विस कौन देता है, बेटा पोर्ट वाले अंकल, कस्टोडियन अंकल, जिन्होंने कस्टम मेरे बच्चे ने पढ़ रखा है उनको अच्छे से पता है, कस्टोडियन अंकल देते हैं। यानी मैं कहीं ना कहीं बोलूँ पोर्ट देता है, मेजर ब्रॉड व्यू से अपन क्या बोलेंगे बेटा, पोर्ट। तो बेटा ये है गोवा पोर्ट, देखो डायग्राम बनाया हुआ आपके लिए हमने, हर चीज तैयार है बेटा, यहाँ पर पका पकाया माल है, ठीक है। और बेटा पोर्ट ये सर्विस दे रहा है और इसके बदले में पोर्ट ड्यूज लिए जाते हैं बेटा, और ये उसी के साथ ले लिए जाते हैं जब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो ना, कौन सी वाली, छुड़ाने वाली साहब, घर के लिए, वेयर हाउस वाली नहीं बेटा, घर के लिए छुड़ाने वाली जब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो, ठीक है, होम कंजम्पशन वाली। तो उस केस में क्या होता है बेटा कि बिल ऑफ एंट्री के साथ जितने भी टैक्सेस अपन पे करते हैं, ड्यूटी वगैरह, उसी के साथ आपका क्या पे हो जाता है, पोर्ट ड्यूज भी पे हो जाते हैं। और वो पोर्ट ड्यूज इंक्लूसिव होते हैं किसके, जो भी सर्विस आपको यहाँ पर मिली उसके, मतलब कहने का मतलब ये दोस्त कि जितने भी चार्जेस, जितनी भी सर्विस आपको दी उसका चार्ज वहां पर आपसे एक मुश्त अमाउंट ले लिया जाता है। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। मुद्दा ये नहीं बेटा, मुद्दा ये है कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। तो बेटा एक बात हो, कंसिडरेशन कौन पे कर रहा है, बस रेसिपिएंट को, मैंने क्या बोला, सप्लायर और रेसिपिएंट पकड़ना बहुत जरूरी है दोस्त, तभी आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर पाओगे। अगर बेटा वो फॉरेन टैक्स, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बैठी हुई कंपनी ने अगर आपको कंसिडरेशन करा है पे, अगर वो कंपनी कंसिडरेशन पे कर रही है बेटा, CIF कॉन्ट्रैक्ट है, मैं उसको सब कुछ पे कर चुका हूँ, ठीक है, मेरे घर तक लाने का पूरा खर्चा उस कंपनी का है, मेरे घर तक लाने का पूरा खर्चा उस कंपनी का बेटा, तो प्रोड्यूस भी कौन पे करेगी, वही पे करेगी। और बेटा वही पे करेगी तो रेसिपिएंट वो बन जाएगी, बिकॉज वी वेरी वेल नो दैट रेसिपिएंट इज द पर्सन हु पेज द कंसिडरेशन इफ कंसिडरेशन इज देयर। बेटा अगर कंसिडरेशन है तो कौन बनेगा, रेसिपिएंट, जो कंसिडरेशन पे करेगा। ओके सर, सर्विस कोई भी रिसीव करे, सर्विस रिसीव करने से मतलब नहीं है साहब, ठीक है। इसी के ऊपर एक बहुत बड़ी एडवांस रूलिंग भी है साहब, एडवांस रूलिंग क्या, कोर्ट का डिसीजन आ गया साहब अब तो, बिल्कुल गुजरात हाई कोर्ट का एक बहुत शानदार डिसीजन आया। और ये मैं अपनी क्लास में हमेशा पढ़ाता हूँ बेटा कि रेसिपिएंट की डेफिनेशन जो है वो गलत दे रखी है बेटा RCM के रेस्पेक्ट में। जब आपको ध्यान है वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो फ्रेट होता है तो उस पर RCM में GST लगवाते हैं साहब। अगर बाहर से माल आया और उस पर ट्रांसपोर्टेशन यानी भाड़े पर फ्रेट दिया तो आपको अच्छे से ध्यान है बेटा RCM में कवर होता ही है, इंटीग्रेटेड टैक्स का नोटिफिकेशन है RCM का, और उसके अंदर बेटा ये सर्विस कवर होती है RCM के अंदर। गुजरात हाईकोर्ट ने बोला बेटा गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर CIF कॉन्ट्रैक्ट है तो गलत है, बिकॉज CIF कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेटा रेसिपिएंट ये एंटिटी है, ये एंटिटी है। और अगर ये एंटिटी रेसिपिएंट बनेगी साहब तो उससे तो टैक्स आप कलेक्ट कर ही नहीं सकते साहब। तो जब मैं रेसिपिएंट बन ही नहीं रहा तो मेरे पे RCM लगाओगे कैसे, क्योंकि आप सब जानते हो मेरे प्यारे बच्चों RCM कब लगता है और किस पे लगता है, रेसिपिएंट पे लगता है। तो जब बेटा हम CIF कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेसिपिएंट बने ही नहीं, रेसिपिएंट बना ही कौन, फॉरेन एंटिटी वाला, क्योंकि कंसिडरेशन उसने पे करा। तो जब वो रेसिपिएंट बना तो हम पर RCM कैसे लगा दोगे आप, बिकॉज वी आर नॉट द रेसिपिएंट। तो इसके ऊपर गुजरात हाईकोर्ट की एक बहुत शानदार रूलिंग भी आई है। जिस तरीके से बेटा मेरे को रूलिंग्स आती नजर आ रही हैं एक के बाद एक, गुजरात हाईकोर्ट हो, चाहे राजस्थान हाईकोर्ट हो, चाहे कोई दूसरा हाईकोर्ट हो, मुझे ऐसा लगता है दोस्त कि थोड़े 1 या 2 अटेम्प्ट बाद आपके पास इनकम टैक्स की तरह GST के अंदर भी इंस्टीट्यूट एक जुडिशियल अपडेट का PDF आपको प्रोवाइड करा देगा अटेम्प्ट से 1 या 1.5 महीना पहले। जैसे RTP आती है अपनी स्टैट्यूटरी अपडेट आती है, जैसे ये आई जो अपन पढ़ रहे हैं जिसके अंदर अमेंडमेंट्स आते हैं बेटा, ऐसे जुडिशियल अपडेट करके आपको ध्यान है इनकम टैक्स में तो आता है, अपने अभी आना चालू हो जाएगा जिस तरीके से आ रही है रूलिंग्स कोर्ट की, क्योंकि अब एक के बाद एक मुद्दे कोर्ट में उठते जा रहे हैं, लिटिगेशन बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुका है, तो एडवांस रूलिंग्स बहुत सारी आ रही हैं और बहुत सारे कोर्ट के डिसीजंस भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये चीज आपके सिलेबस का पार्ट भी बनेगी ही, क्योंकि CA बच्चे को तो दोस्त सब कुछ पढ़ना पड़ता है साहब, हमको तो सब कुछ पढ़ना पड़ता है, हम उस सिलेबस का, उस करिकुलम का हिस्सा है साहब। वापिस आ जाए, हाँ सर वापिस आ जाओ। तो देखो बेटा सिंपल सी बात है, अगर बार वाला बंदा पोर्ट ड्यूज पे कर रहा है तो वो रेसिपिएंट बनेगा, वो रेसिपिएंट बनेगा तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में जाएगा। सेक्शन 13(2) द पर्सन, जो भी रेसिपिएंट है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट लेके चलेंगे। और अगर मैं पे कर रहा हूँ बेटा तो 12(2) लग जाएगा, तो 12(2) लग जाएगा, मैं रेसिपिएंट बन जाऊंगा, तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं साहब यहाँ पर। तो सिंपल सी बात ही बेटा, द पर्सन हु पेज द कंसिडरेशन, इतना सा ये सर्कुलर था, छोटा सा ये डायग्राम था, इसमें कोई डरने की और दिक्कत की बात है ही नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेटा आगे चलें, हाँ सर आगे चलो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे। बेटा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे को मैसेज करना मत भूलना दोस्त। आपका मैसेज मेरे पास आएगा, आपका कमेंट मेरे पास आएगा इस वीडियो पर, बहुत खुशी मिलेगी दोस्त, बहुत खुशी मिलेगी। मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा साहब कि वॉट एवर आई एम डूइंग इज गोइंग इन द राइट वे, इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ताकि मैं आगे और आपके लिए वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड कर सकूँ। चलो बेटा
अगला आ रहा है बेटा आपके पास में क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड ऑन अनपॉलिश्ड डायमंड्स रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड विच आर एक्सपोर्टेड आफ्टर कटिंग और पॉलिशिंग एक्सेट्रा। तो बेटा सिंपल सी बात है, आप सब जानते हो इंडिया के अंदर सूरत, सूरत कौन नहीं जानता बेटा, सब जानते हैं सूरत सिटी का नाम आपने सुना है, द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया बेटा, द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ, सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर डायमंड्स का काम, भले ही वो कटिंग को लेकर हो, पॉलिशिंग को लेकर हो, रॉ डायमंड है, सब सूरत में ही लाए जाते हैं साहब। सबसे ज्यादा काम सूरत के अंदर होता है, सबसे ज्यादा काम। ठीक है, हाँ ओके सर, ओके ओके ओके, समझ में आ गई बात। तो बेटा सूरत के अंदर ही सबसे ज्यादा काम होता है। यहाँ पर मुद्दा वही है, सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई निकालनी है। अपन तो चैप्टर ही प्लेस ऑफ सप्लाई का पढ़ रहे हैं दोस्त। तो मुझे बताओ, देखो वापस डायग्राम पर आ जाओ दोस्त, अपने डायग्राम एक नंबर है, डी बियर्स ग्रुप, डी बियर्स ग्रुप कहाँ का है, बाहर का। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है साहब, ये सब कंपनीज के नाम है। फर्जी पढ़ाने का मिस्टर एक्स मिस्टर वाई नहीं करते अपन, अपन एकदम प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं। तो डी बियर्स ग्रुप ने बेटा अनपॉलिश डायमंड्स भेजा किसको, ब्लू स्टार डायमंड्स। मुंबई में ऑफिस है दोस्त इसका, ब्लू स्टार डायमंड्स का सूरत में भी ऑफिस है, मुंबई में भी ऑफिस है। आप नेट पे सर्च करेंगे, वेबसाइट मिल जाएगी आपको, ब्लू स्टार डायमंड्स। तो बेटा ब्लू स्टार डायमंड्स ने क्या करा, टेम्परेली इंपोर्ट करा रॉ डायमंड्स को इंडिया के अंदर, एंड नॉट पुट टू यूज इन इंडिया। इंडिया में हम इसको पुट टू यूज नहीं करते साहब, हम तो क्या करते हैं, अनपॉलिश्ड डायमंड्स लाते हैं, उसकी कटिंग या पॉलिशिंग करते हैं। आपको ध्यान होगा अलग अलग तरीके के डायमंड्स होते हैं बेटा, अनकट डायमंड होता है, कट डायमंड मतलब रूबी होता है, एक प्योर होता है। तो ऐसे करके अलग अलग तरीके, आप बेटर जानते हैं दोस्त मेरे से, मैं तो इतना डायमंड्स के बारे में नहीं जानता, बट हाँ मुझे इतना पता है कि एक अनकट होता है और एक कट होने के बाद होता है। तो अपन बोलते हैं रूबी, रूबी तो शायद रूबी अनकट को बोलते हैं शायद। इफ आई एम रॉन्ग देन प्लीज करेक्ट मी इन द कमेंट्स कि साहब डायमंड रूबी शायद मेरे हिसाब से अनकट को ही बोलते हैं। अगर नहीं बोलते किसी और को रूबी बोलते हैं तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा कमेंट्स के अंदर। वैसे भी एग्जाम से तो टाइम वेस्ट करना मत इन चीज़ों के ऊपर बेटा, अभी तो फोकस इस चीज़ पर होना चाहिए कि डायमंड आ रहा है और उस पर मैं सर्विस दे रहा हूँ और वो वापस जा रही है, तो बेटा प्रोवाइजो में कवर हो जाएगा। बस सारे बच्चों ने बोल दिया साहब 13(3) का प्रोवाइजो, 13(3)(a) का प्रोवाइजो बेटा, और बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, सबसेक्शन 13(2), हाँ क्योंकि प्रोवाइजो में आ जाओगे ना, तो प्रोवाइजो में आते क्या होता है, आप 13(3) से बाहर निकल जाते हो और बाहर निकल कर आप किस में आ जाते हो, 13(2) में आ जाते हो। तो देखो बेटा साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि 13(2) में ये केस कवर होगा और प्लेस ऑफ सप्लाई किसकी बन जाएगी, ऑटोमेटिकली रेसिपिएंट की बन जाएगी बेटा। किसकी बन जाएगी, रेसिपिएंट की बन जाएगी। और रेसिपिएंट की प्लेस ऑफ सप्लाई बनते ही किसको एक्सपोर्ट बेनिफिट मिल जाएगा साहब, ब्लू स्टार डायमंड्स को एक्सपोर्ट बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा। बोलो दिक्कत, प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना बेटा, 13(3)(a) लगा के मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला। मुझे बताओ डायमंड आया क्या, डायमंड मैंने यही रख लिया क्या, डायमंड में यहाँ यूज कर रहा हूँ, नहीं साहब डायमंड आ रहा है, डायमंड पे गुड्स से रिलेटेड सर्विस दे रहा हूँ और डायमंड्स वापस जा रहा है, सिंपल सी बात है। ओके सर, तो प्रोवाइजो कवर होगा बेटा, प्रोवाइजो आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपको प्रोवाइजो अच्छे से पता भी है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर है नहीं। ठीक है, आपकी बुक में दे रखा है, जिस बुक से भी आप पढ़ रहे हो 13(3) खोलोगे उसमें प्रोवाइजो आपको मिलेगा, चाहे इंस्टीट्यूट की बुकलेट हो चाहे किसी और ऑथर की बुकलेट हो, कोई दिक्कत की बात नहीं उसके अंदर बेटा। अगला सर्कुलर बेटा, चले 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 चले, हाँ सर चलो 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 चलो, अगला सर्कुलर, सर्कुलर ही सर्कुलर है बेटा, कोई ज्यादा टेंशन की बात ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आ जाओ अच्छे बच्चे आ जाओ। क्या बोला मैंने, अगली बात मैं बोल रहा हूँ बेटा, क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर स्लैश डिजाइन सर्विसेज रिलेटेड टू बेटा ESDM, इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, ESDM इंडस्ट्री। बेटा जैसा अभी मैं आपको MRO इतना डिटेल में समझा के आया ना, एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में MRO, बिल्कुल बेटा वैसे ही करके एक ESDM होता है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दोस्त। आपके जो ये प्रोसेसर होते हैं कंप्यूटर के प्रोसेसर्स, चिपसेट्स, SSD हार्ड डिस्क, बेटा आजकल SSD हार्ड डिस्क आती है, HDD नहीं SSD हार्ड डिस्क, जो HDD की तुलना में साइज में बहुत छोटी होती है, बिल्कुल रेम की तरह होती है। आप देखोगे उसको, बिल्कुल रेम होती है आपकी, रेम इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीज चिपकी होती है उसके ऊपर, उसी में डेटा स्टोर होता है। पहले वो CD वाली बड़ी हार्ड डिस्क आती थी, HDD हार्ड डिस्क को अपन बोलते हैं। आजकल बिल्कुल रेम की तरह छोटी सी हार्ड डिस्क आती है, SDD हार्ड डिस्क। हाँ रिलेटिवली कॉस्टली होती है वो, नो डाउट HDD से, बट वो बहुत फास्ट प्रोसेस करती है डेटा को। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब जो बनती है चीजें, इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इसको इनकी डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को अपन बोलते हैं बेटा ESDM इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं, ESDM। जैसे आपको पता है AMD, इंटेल, ये सब क्या है, ये सब ये चीजें हैं। जैसे अमरा राजा, हमारे यहाँ पे अमरा राजा है, देखो अमरा राजा हुआ, विप्रो हुआ, ये सब कंपनीज ESDM सर्विसेज देती है बेटा। क्या देती है, ESDM सर्विस। मतलब सर मैं समझाता हूँ आपको, इधर देखो एक सेकेंड, नोटिंग में आ जाए, नोटिंग में आ जाओ, यहाँ आपको बेटर समझ में आएगा। MRO मैंने समझा दिया, MRO के बाद अपन क्या समझ रहे हैं बेटा, अगला मुद्दा समझ रहे हैं, और वो है ESDM। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हाँ सर बिल्कुल ध्यान से आपकी बात को हम सुनेंगे, मेरे अच्छे बच्चे प्यारे बच्चे आ जाओ। अब सुनो मेरी बात को बेटा, यहाँ पर एक कंपनी है,
यहाँ पर एक कंपनी है, ये अपनी इंडिया की कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल आप सब जानते हो, आप सबने नाम सुना होगा विप्रो का। तो विप्रो तो सबने सुना है बेटा? हाँ सर, विप्रो तो हम सबने सुना है, ठीक है। हाँ सर। और बेटा एक कंपनी बाहर है, फॉर एग्जाम्पल AMD, ठीक है। AMD प्रोसेसर बनाती है बेटा, प्रोसेसर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बनाती है वो। तो ये एक कंपनी है साहब, ठीक है। अब बेटा विप्रो के पास पता है क्या है सबसे ज़्यादा? मेन पावर। बेटा हमारे इंडिया में यही तो चीज़ है कि हमारे पास मेन पावर बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल मतलब लार्ज इन क्वांटिटी। हमारे पास में लोग बहुत है बेटा, हमारे पास में इंजीनियर्स बहुत है बेटा, भर भर के कंप्यूटर इंजीनियर। आपको हर घर में बेटा एक कंप्यूटर इंजीनियर मिल जाएगा, जिसने बीटेक प्राइवेट कॉलेज से कर रखे हो, भले कोई IITN की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट हाँ हमारे यहाँ पे बीटेक करे हुए बहुत बच्चे मिलते हैं। हर बच्चा लगभग लगभग कंप्यूटर साइंस में बीटेक एमटेक करता ही करता है मैक्सिमम, ठीक है। अपन तो सीए वाले लोग हैं, ठीक है, तो अपना वो मुद्दा है ही नहीं। बट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप ये मानो कि बहुत सारे इंजीनियर्स बेटा हमारे पास में है, मैन पावर बहुत है बेटा। उनके पास मैन पावर नहीं है बेटा आपको, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास टेक्नोलॉजी है लेकिन मैन पावर नहीं है। उनके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन मैन पावर नहीं है। मैन पावर जो रिसोर्स है, अपने आप में सबसे बड़ा रिसोर्स चाहिए बेटा, ये उनके पास में नहीं है। तो दिक्कत कहाँ आती है मैं आपको समझाता हूँ। वो क्या करते हैं बेटा, वो कहते हैं बेटा हमारे पास कोडिंग करने के लिए आदमी नहीं है। बेटा कोडिंग क्या होती है? कोडिंग बेटा कुछ भी नहीं होती, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। देखो कंप्यूटर अगर बेटा कंप्यूटर वो आपकी इंग्लिश नहीं समझता। कंप्यूटर को अगर आप इंग्लिश में कुछ चीज़ बोलोगे तो वो नहीं समझेगा साहब। इंग्लिश में लिखोगे कंप्यूटर को तो कंप्यूटर को नहीं समझ में आएगी। तो कंप्यूटर को क्या होता है बेटा, 0101 समझ में आता है। हाँ, इसको बोलते हैं बेटा बाइनरी लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज, 0101। क्योंकि आप समझो, आप कंप्यूटर को बोल रहे हो तो कंप्यूटर क्या है बेटा? कंप्यूटर तो मशीन है, कंप्यूटर तो हार्डवेयर है। आपको जो दिखता है बेटा वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो सॉफ्टवेयर है जिस सॉफ्टवेयर को एम्बेड करा, एम्बेडेड। वीडियो देखते हो ना, वीडियो के नीचे लिखा होता है एम्बेड करना है क्या इस वीडियो को, मतलब इस वीडियो का कोड उठा के किसी वेबसाइट पे चिपका दो तो ये वीडियो वहां वेबसाइट पे दिखने लग जाएगी। अच्छा, मतलब आपने क्या करा, आपने इस वीडियो को उठा के वेबसाइट पे एम्बेड कर दिया। उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को बेटा, जो अपना हार्डवेयर होता है, आपकी हार्ड डिस्क, आपका प्रोसेसर, आपका मदरबोर्ड, आपकी रैम, इन सब में क्या हो जाता है, वो मदरबोर्ड मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एम्बेड हो जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब के साथ क्या करता है पता? बातें करता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के साथ बातें करता है। आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपका एक्सेल में जो कैलकुलेशन होती है बेटा, वो कैसे होती है? वो कैलकुलेशन हार्डवेयर कर रहा है, जिसको ALU यूनिट बोलते हैं बेटा प्यार से। आप सबने पढ़ा होगा, इसका के अंदर पढ़ा होगा, नहीं तो आपने EISSM में तो डेफिनेटली पढ़ा होगा। इंटर पे भी था बेटा, पहले ITSM होता था ओल्ड सिलेबस में, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, क्या बोलते हैं? ALU। बेटा ये सारी कैलकुलेशन एक्सेल में जो आप करते हो ना दिन रात, आप सीए हो, एक्सेल में डेफिनेटली आप ऑफिस में काम करते हो, बैलेंस शीट P&L बनाते हो, वहां पर आप देखोगे सर क्या देखेंगे कि कैलकुलेशन बहुत काम आती है और एक सेकंड में कैलकुलेशन आपको एक्सेल करके देता है। तो बेटा एक्सेल सॉफ्टवेयर है, एक्सेल कैलकुलेशन नहीं कर रहा, कैलकुलेशन तो ये हार्डवेयर कर रहा है। ALU यूनिट हार्डवेयर की, मेन मेमोरी की, जिसको आप CPU बोलते हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें आपका मदरबोर्ड आता है, आपका प्रोसेसर आता है, आपका चिपसेट आता है, वो ये सारे काम करता है बेटा। लेकिन वो सारे काम करवा के दे कौन रहा है? एक्सेल। एक्सेल क्या है? सॉफ्टवेयर। और एक्सेल किस पे चल रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम पर। अच्छा, अब समझ में आई बात बेटा। तो होता क्या है कि हार्डवेयर को तो ये भाषा समझ में आती है साहब, 0101, और अपन को क्या करना पड़ता है, बीच में एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगाना पड़ता है जिसको मैं इंग्लिश बोलूं, वो सॉफ्टवेयर इस इंग्लिश को किस में कन्वर्ट कर दे? 010 में कन्वर्ट करके हार्डवेयर को समझा दे, और वापस हार्डवेयर जब जवाब दे 0101 में, तो उसको वापस प्रोसेस करके मेरे को इंग्लिश में समझा दे। अच्छा, अब समझ में आ गई बात। आप ये जो वीडियोस देखते हो बेटा, जो पिक्चर मूवीज आप कंप्यूटर पे देखते हो, आपको क्या लगता है ये मूवीज क्या है? ये मूवीज इंग्लिश में कंप्यूटर नहीं चला रहा है, कंप्यूटर तो बेटा बाइनरी लैंग्वेज में ही प्ले कर रहा है इन मूवीज को। लेकिन वो मूवीज, ये सॉफ्टवेयर जो बीच में होता है ना, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटेटर्स, ये क्या करते हैं? इसे कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल भाषा में, अपनी भाषा में, और अपन को आगे रेंडर करते हैं। रेंडर मतलब अपन को दिखाते हैं। ओके सर, समझ में आ गई बात। तो होता क्या है कि यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है बेटा, इस सॉफ्टवेयर इसको बनाने के लिए, और इसको मैसेज देने के लिए, अपन को लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। किसकी? लैंग्वेज, LNGUAGE। और ये कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं? रशियन की बात नहीं कर रहा हूँ, इटालियन की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रेंच लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर लैंग्वेज की। किसकी? कंप्यूटर लैंग्वेज। इंसानी भाषा नहीं बेटा, कंप्यूटर भाषा। और कंप्यूटर की भाषा के आपने डेफिनेटली कुछ बच्चों ने, अगर आपने बेटा इसका पढ़ा है तो डेफिनेटली आपने सुना ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता इसका पढ़ा हो और आपने कोडिंग ना सुनी हो। बेटा कोडिंग लैंग्वेज में की जाती है, और लैंग्वेजेस के एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अलग अलग है बेटा। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करोगे बेटा, तो वहाँ पर आपके पास जावा है, आपके पास C++ है, एक्सेट्रा बेटा, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। और अगर आप बेटा वेब डेवलपमेंट की बात करो, तो वेब डेवलपमेंट में बेटा आपके पास में PHP आता है, आपके पास में पाइथन भी आती है। पाइथन दोनों तरफ यूज कर सकते हो बेटा, आप यहाँ पर भी पाइथन यूज कर सकते हो, PHP यूज कर सकते हो बेटा, रूबी है, और अलग अलग यहाँ पर फ्रेमवर्क्स भी होते हैं बेटा। कोड इग्नाइटर PHP फ्रेमवर्क है, आपके पास में एटम
करके आपके पास में फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट भी लैंग्वेज बेटा, जावास्क्रिप्ट है ना, जावा नहीं जावास्क्रिप्ट, वो भी यहाँ पर काम में आती है। बाकी फ्रंट एंड के लिए बेटा आपके पास में HTML एक्सेट्रा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये सब लैंग्वेजेस है और इन लैंग्वेजेस में कोडिंग होती है, ठीक है सर, समझ में आ गई बात। ये सब क्यों समझा रहा हूँ बेटा, ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मजे की बात क्या होता है कि ये कोडिंग करवाने के लिए यहाँ पर लोग रखे हुए हैं। हमारे पास में कोडिंग करने के लिए छोरे और छोरियां बहुत है, लड़के बहुत है, बच्चे बहुत हैं, भर भर के, मैंने बोला ना बीटेक करके बैठे लोग, उनके पास इस चीज के लिए टाइम नहीं। तो वो क्या करते हैं बेटा, अब ध्यान से सुनना, अब मुद्दे की बात आ रही है। वो क्या करते हैं, यहां से हमें आईपी ब्लॉक्स, सर आईपी ब्लॉक्स मतलब, आईपी ब्लॉक्स मतलब अब देखो आपको समझ में आ जाएगा। आईपी ब्लॉक का मतलब बेटा ये जो कोडिंग है, ये जो लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज है इसके अंदर बहुत सारी ऐसे 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 चीजें लिखी होती है बेटा, सिंटेक्स होता है, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके लूप वगैरह होते हैं, ठीक है। मेरे को तो आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि मेरी जो वेबसाइट है बेटा वो मैंने ही बनाई है, तो मुझे PHP बहुत अच्छे से आती है। तो उसमें लूप्स होते हैं बेटा अलग अलग तरीके के, है ना, लूप चलाते हैं, फॉर लूप, डू वाइल लूप, अलग अलग लूप्स होते हैं। तो वो लूप वगैरह होते हैं। तो बेटा होता क्या है कि ये आईपी ब्लॉक का मतलब मैंने क्या बोला सर, वो क्या भेजते, देखो अभी मैंने क्या बोला, वो अपन को क्या भेजते हैं, आईपी ब्लॉक्स। आईपी ब्लॉक्स कुछ भी नहीं है बेटा, एक कोड का एक पार्ट है, एक पार्ट, पूरा कोड नहीं भेजा, पूरी प्रोग्रामिंग नहीं भेजी, क्योंकि पूरी प्रोग्रामिंग अगर वो ही कर लेंगे तो अपनी जरूरत ही क्या है फिर इंडिया वालों की। वो क्या भेजते हैं बेटा, वो आपको असली लड़ाई, असली लॉजिक, असली एल्गोरिदम, या आप कह लो असली इक्वेशन, जिस इक्वेशन के ऊपर पूरी लड़ाई होनी है बेटा, जो असली इक्वेशन है, जो असली एल्गोरिदम है, जो असली मतलब एक लॉजिक है, किसी चीज के पीछे लॉजिक होता है बेटा। उसके बाद कोडिंग करके डिजाइन तो बना लेंगे, डिजाइन तो पूरा बना लेंगे, लेकिन असली लॉजिक, जैसा मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं बेटा, ओला, उबर, उबर में बैठते हो आप गाड़ी में, आप गाड़ी बैठते हो बेटा, कैसे पता लगता है कि सबसे नियरेस्ट ड्राइवर को ही मैसेज जाना चाहिए। मैंने यहां से बुक करा तो मेरे नियरेस्ट ड्राइवर को ही मैसेज जाता है, और नियरेस्ट ड्राइवर को ऑटोमेटिक मेरा नंबर मिल जाता है और उसको पता लग जाता है। ये पीछे एक इक्वेशन काम कर रही है। बाकी ऐप में जो यूआई है, ऐप में जो आपको मैप दिख रहा है, गाड़ी आती हुई दिख रही है, जाती हुई दिख रही है, ये इक्वेशन नहीं है साहब, ये तो प्रोग्रामिंग है, ये तो केवल आपको दिखाने के लिए यूजर इंटरफेस है, यूआई। यूआई की डिजाइनिंग ही तो, ये तो उससे करवाई जाएगी जो निठल्ला बैठा है, जो फ्री बैठा है, वो इंडिया के लोग। तो ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी बोलेगी साहब मेन लॉजिक हमारे पास में है, जो इक्वेशन, जो एल्गोरिदम है वो तो हमने टाइप कर लिया, वो तो कोडिंग कर लिया हमने, वो तो बना लिया, इसके ऊपर और नीचे की कोडिंग आप कर दो। समझे, मतलब देखो अगर 1000 पेज का लाइन, 1000 पेज का कोड है बेटा, कितने पेज का, 1000 पेज का, तो बेटा 1000 पेज में से 200-300 पेज की कोडिंग तो वो अपन को दे देंगे। मतलब अगर 1000 पेज की अपन को कोडिंग करनी है, 1000 पेज का अपन को कोड लिखना है बेटा, तो इसमें से 200 पेज, मैंने क्या बोला, जो मेन 100 या 200 पेज है बेटा, मेन लॉजिक वाले, वो 100 या 200 पेज वो अपन को भेज देते हैं, और साथ में पूरा इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन भेजते हैं। कोडिंग का बेटा हमेशा डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है, वरना उनकी कोडिंग करी हुई अपन को कैसे समझ में आएगी। तो इंग्लिश भाषा के अंदर, बिल्कुल नॉर्मल भाषा के अंदर डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये वो अपन को भेज देते हैं। अपन उस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के समझ जाते हैं कि साहब क्या करना है और कितना इन्होंने करके दे दिया। अपन उसके ऊपर की, नीचे की, दाएं की, बाएं की कोडिंग करके उस पूरे सॉफ्टवेयर को तैयार कर देते हैं। अच्छा, अब समझ में आई सर बात, ठीक है। ये बिल्कुल उस तरीके से बेटा मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको क्या करा, आप समझो कि आप एक आर्टिकल लिख रहे हो किसी भी टॉपिक पे, जीएसटी के टॉपिक पे या एफएम के टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक में बेटा आप क्या लिख रहे हो, एक आर्टिकल लिख रहे हो बेटा, है ना। और मैंने क्या करा पता आपको, आर्टिकल का जिस्ट, जो मेन एनालिसिस वाला पार्ट है, वो बना के दे दिया। मैंने बोला इंट्रोडक्शन आप डाल दो, प्रोविजन आप डाल दो, डायग्राम्स आप डाल दो, कंक्लूजन आप डाल देना, ग्लॉसरी आप डाल देना, इंडेक्स आप बना देना। समझे, ये सब आप कर दोगे अगर मैं आपको मेन लॉजिक, मेन एनालिसिस वाला पार्ट बना के दे दूं, तो बाकी का ऊपर का, नीचे का ढांचा आप तैयार कर लोगे उस आर्टिकल का, और आर्टिकल पूरा तैयार हो जाएगा। इसलिए को ऑथर्स होते हैं, आपने देखा हो तो, एक आर्टिकल बड़ा आर्टिकल होता है, या आपने अगर रिसर्च पेपर पढ़े हो बेटा कभी, तो रिसर्च पेपर्स और वर्किंग पेपर जो होते हैं ना, प्रोफेसर जो पीएचडी करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उसमें ही होता है को ऑथर्स होते हैं। सारा लॉजिक एक ही ऑथर नहीं देता, अलग अलग ऑथर काम करते हैं। उसी तरीके से मैंने बोला साहब एक आर्टिकल लिखना था, मेन एनालिसिस वाला जो ब्लॉक था, वो ब्लॉक मैंने लिख दिया और आपको दे दिया। उस एनालिसिस वाले ब्लॉक को पढ़ के आप समझ गए कि आर्टिकल किसके ऊपर बनेगा। आपने इंट्रोडक्शन, प्रोविजंस, कंटेंट क्या है क्या नहीं है, कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी, ये सब आपने डिजाइन कर दी और पूरा आर्टिकल तैयार करके मेरे को दे दिया, समझे, और मैंने आपको पैसे दे दिया। उसी तरीके से बेटा ये होता है। अब आई होप इतना बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूँ वो मैंने दे दिया बेटा, और अभी आपको ये समझ में आ भी गया होगा, है ना। अब तो समझ में आ ही गया होगा दोस्त मेरे हिसाब से, है ना। देखो सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या दिया, मेन इक्वेशन वाला लॉजिक मेरे को दे दिया, ठीक है। मैंने उसके ऊपर क्या करा, कंप्लीट कर दी कोडिंग कंप्लीट कर दी, और कंप्लीट करके मैंने क्या करा बेटा, ये कोडिंग वापस भेज दी। क्या बात करो सर, हाँ ये उनको मैंने वापस, ये देखो ये यहाँ पर मैंने उनको वापस
सर ये तो उल्टा एरो बना दिया आपने। ये लो, ये उनको मैंने वापस भेज दी। भेजी कि नहीं भेजी? हाँ साहब भेज दी। सर इसकी थोड़ी सफाई कर दूं मैं? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ताकि मेरे को थोड़ा स्पेस यहाँ पर मिल जाएगा। तो अपन इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अरे वाह मज़ा आ गया। सर एरो भी चला गया। सर एरो तो वापस आ जाएगा, डोंट वरी। ये लो, एरो वापस आ गया, ठीक है। तो ये मैंने इनको यहाँ पर भेज दिया। अब सुनो मेरी बात को, ये मैंने यहाँ पर कंप्लीट कोडिंग भेज दी बेटा। क्या भेज दी? कंप्लीट कोडिंग कर कर उनको वापस भेज दी। अब वो क्या करेंगे पता है? वो बेटा इसको कंप्लीट कोडिंग को हार्डवेयर में इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, मतलब ये साहब कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। कैसे समझाऊँ? ये कैलकुलेटर बेटा मेरे पास, अब यहाँ पर मेरे को कैलकुलेटर ही दिख रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको दिख रहा है? हाँ साहब, ये देखो, रोशनी आ रही है इसके ऊपर, बहुत सारा लाइट ऑन है ना बेटा, इसलिए। तो ये क्या हो गया? ये कैलकुलेटर हो गया, ठीक है। आपको दिख गया होगा बेटा। इस कैलकुलेटर के अंदर क्या होता है बेटा? आपको इस कैलकुलेटर के अंदर भी सॉफ्टवेयर होता है बेटा। क्या बात कर रहे हो सर, सॉफ्टवेयर होता है? हाँ बेटा, इसके अंदर भी सॉफ्टवेयर होता है। सर इसके अंदर तो वो एक प्लेट होती है, वो ऊपर ये स्क्रीन होती है, हमने खोल के देखा हुआ है, मुझे पता है आप लोगों ने कैलकुलेटर खोला हुआ होगा। लेकिन बेटा इसके अंदर भी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो कैलकुलेशन करता है। ये आपको जो यूनिट्स यहाँ दिखाई दे रही है, आप कर रहे हो 5+5 तो आपको 10 आ रहा है। ये 10 कौन दे रहा है बेटा? ये तो यूआई है, यूजर इंटरफेस है, जो आपको दिख रहा है। ये डिजिट्स वगैरह जो आ रही है अंदर, इसके अंदर जो चिप है बेटा, जो चिप कैलकुलेशन का काम कर रही है, जिस चिप में वो लॉजिक डाला हुआ है, वो लॉजिक ही सॉफ्टवेयर है। उसी तरीके से बेटा आपका जो प्रोसेसर होता है, आपकी जो रैम होती है, आपके जो सर्किट्स होते हैं, सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको बेटा प्यार से आईसीज बोलते हैं, इन आईसीज के अंदर भी सॉफ्टवेयर डला हुआ होता है। और ये सॉफ्टवेयर हम ही बनाकर दे रहे हैं। उन्होंने इक्वेशन दी, उस इक्वेशन के ऊपर हमने सॉफ्टवेयर बनाकर उनको दिया, उन्होंने इसको इस आईसी के अंदर, इस हार्डवेयर के अंदर फिट कर दिया। अच्छा, और उसके बाद उन्होंने वापस, देखो ये तो स्टेप नंबर 1 था, ये तो एक सर्विस कंप्लीट हुई, जो मेन सर्विस थी। अब उन्होंने क्या करा? आईसी कंप्लीट करके बेटा बहुत सारी आईसीज बना ली, प्रोडक्शन, लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन कर लिया आईसीज का। सारी आईसीज के अंदर हमारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर डाल दिया। उसके बाद उन्होंने कहा देखो सॉफ्टवेयर तुमने बनाया, तो बेटा ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी तुम ही बता सकते हो। तो वो क्या करते हैं? सैंपल, सारा नहीं, सैंपल 1 या 2 बीच में से उठाकर अपन को भेजते हैं। तो वो वहां से हार्डवेयर वापस अपन को भेजते हैं। पूरा हार्डवेयर, सारे हार्डवेयर नहीं भेजेंगे, सारी आईसी, सारी रैम, सारी चिपसेट नहीं भेजेंगे सर। चिपसेट में प्रोसेसर को बोलते हो ना, कंप्यूटर में जो प्रोसेसर डलता है ना बेटा, i5, i7, i9, सुना ना आपने? इसके अंदर अलग अलग गीगाहर्ट्ज होते हैं। तो वो जो चिपसेट है बेटा, वो अपन को भेजेंगे। ओके सर, समझ में आ गई बात। सारे नहीं, चिपसेट, यहाँ पर चिपसेट, या आप इसको प्यार से हार्डवेयर बोलो बेटा, जो भी हार्डवेयर है जिसके ऊपर भी इंटीग्रेट करा है सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट उन्होंने करा, मैंने तो सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाया था, वो उन्होंने वापस भेजा मेरे को। काहे के लिए बेटा? टेस्टिंग पर्पस के लिए। सर टेस्टिंग अपन से क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि बेटा मेन प्रोग्रामिंग तो अपन ने करी ना, तो अपन एक बार चेक करके बताएंगे कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपन ने बनाया। तो वो अपन को टेस्टिंग के लिए वापस भेजते हैं। समझ रहा? ये टेस्टिंग के लिए कब भेजेंगे? मेरे सारे बच्चे मेरे को प्यार से जवाब देंगे बेटा, अगर आपने अच्छे से इस चीज को समझा। मैं इतनी देर बोला हूं आपके लिए, सारे बच्चे जवाब देंगे साहब कि ये जो टेस्टिंग कर रहा हूं मैं, ये जो टेस्टिंग के लिए वहां से हार्डवेयर आ रहा है और मैं उनको टेस्टिंग करके दे रहा हूं, बेटा ये क्यों दे रहा हूं? क्योंकि सॉफ्टवेयर मैंने बनाया था कि नहीं बनाया था। हाँ, अगर मैं पूछता हूं बेटा आपसे कि अगर ये सॉफ्टवेयर मैंने नहीं बनाया होता, ये स्टेप नंबर 1 नहीं हुआ होता, ये तो क्या वो मेरे को भेजते? सर क्यों भेजते? सपना आ रहा है क्या? जबरदस्ती भेज देते। आपने कुछ काम ही नहीं करा तो वो आपको क्यों हार्डवेयर भेजते? जब उन्होंने हार्डवेयर बनाया, उन्होंने कोडिंग करी, उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया, तो वो आपको क्यों भेजते साहब? मुझे क्यों भेजते? मैंने बनाया, मैंने उनको सर्विस दी, इसलिए तो उन्होंने भेजा मेरे को। सारे बच्चे बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, आपने बनाया इसलिए अब आपको ही टेस्ट करने के लिए भेजा। बेटा जो बनाएगा वही तो टेस्ट करके बताएगा चीज सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। बस, तो उन्होंने मुझे भेजा और मैं उसे चेक करके बता रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा पता है? मैं कुछ नहीं करूंगा, देखो इधर आओ, मैं उनको टेस्ट करके वापस जवाब दे दूंगा। अच्छा सर हम समझ गए, बस। हाँ बेटा बस, ये देखो, ये उनको मैं टेस्ट करके यहाँ से वापस, ये मेरा रिप्लाई चला गया। अरे वाह सर, ये टेस्ट रिप्लाई मेरे पास चला गया कि टेस्ट ओके। हाँ देखा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में लिखा रहता है, ध्यान है कोने में कहीं ना कहीं वो चिपकी रहती है एक, टेस्ट ओके, मतलब इसको ऑलरेडी हमने टेस्ट करा हुआ है। तो बेटा उसी तरीके से हम यहाँ पर उस सैंपल को टेस्ट करके ओके रिपोर्ट भेज देते हैं और वो मान लेते हैं बेटा। क्या मान लेते हैं? वो ये मान लेते हैं कि सारे ही सैंपल जितने भी बनाए हैं, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, वो सारा का सारा प्रोडक्शन क्या होगा बेटा? ओके होगा। अगर 1-2 सैंपल सही है तो सब सही होंगे। अब मुद्दे की बात क्या बेटा, जीएसटी में उस पर आओ। ये तो मैंने आपको ट्रांजैक्शन फ्लो समझाया, बेटा कि ट्रांजैक्शन किस तरह से काम
कर रहा है। लेकिन अब असली लड़ाई अपन को समझनी बेटा, और वो ये समझनी है कि जीएसटी का मुद्दा क्या है। तो मेरे बच्चे मेरे को बताएंगे बेटा सबसे पहले तो कि आपको बेटा कहीं ना कहीं कंपोजिट सप्लाई वाला फील आ रहा है, कहीं ना कहीं सेक्शन 8 वाला फील आ रहा है कंपोजिट सप्लाई। सर कैसे? सुनना मेरी बात को बेटा। प्रिंसिपल सप्लाई मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है बेटा, ये जो मैंने नंबर 1 लिखा है ना यहाँ पे, जो सॉफ्टवेयर बनाने की सप्लाई थी बेटा, ये थी बेटा प्रिंसिपल सप्लाई। सारे बच्चे बोलेंगे हाँ के ना। और बेटा ये जो मैं टेस्टिंग दे रहा हूँ सैंपल के ऊपर, जो सैंपल उन्होंने मुझे भेजा, इस सैंपल के ऊपर बेटा जो मैं टेस्टिंग दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है बेटा ये एंजिलरी सप्लाई है। ये तो एंजिलरी सप्लाई है, मतलब इन एडिशन टू सप्लाई है। ये सप्लाई देने की नीतिमत्ता मेरी कभी थी ही नहीं। मुझे बताओ क्या ये सर्विस, टेस्टिंग वाली सर्विस, वो मेरे से अलग से लेने आ सकते हैं क्या? अपन क्या देखते हैं बेटा, कंपोजिट सप्लाई का बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। प्रिंसिपल सप्लाई इज द सप्लाई फॉर विच द रेसिपिएंट अप्रोचेस द सप्लायर। बस बात ही खत्म। मेरे को और को मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी बात बोल दी बेटा, एक लाइन के अंदर मैंने सेक्शन समेट दिया। मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ मेरे बच्चों को। सबसे पहले ये लाइन पढ़ाता हूँ सेक्शन 8 की, कि क्या बोला मैंने, प्रिंसिपल सप्लाई इज द सप्लाई फॉर विच द रेसिपिएंट अप्रोचेस द सप्लायर। जिस चीज के लिए मैंने सप्लायर को अप्रोच करा बेटा वही प्रिंसिपल सप्लाई। अब अगर उसको ये सप्लाई मुझे देने के लिए साथ में कोई दूसरी सर्विस भी देनी पड़े तो बेटा आप कंपोजिट बना दो उसको, फिर वो कंपोजिट है, फिर वो मिक्स्ड नहीं है बेटा। मैं गया ही एक चीज के लिए, मैं 3 चीज लेने ही नहीं गया। अगर मैं 3 चीज लेने जा रहा हूं जो अलग अलग मिलती है मार्केट में, बट स्टिल मैं एक ही इंसान से एक ही प्राइस पर खरीद रहा हूं, वो मिक्स्ड सप्लाई, वो मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें देख लो बेटा, सिंगल प्राइस है क्या, एक तो प्राइस सिंगल है क्या, और दूसरी चीज क्या ये तीनों चीजों के लिए जा रहा हूं या एक चीज के लिए जा रहा हूं। मैं तो तीनों के लिए जा रहा हूं। मैं तो एसी खरीदने भी जा रहा हूं, एसी का जो स्टेबलाइजर है वो भी खरीदने जा रहा हूं, एसी का जो मेन प्लग फिट होता है, जो वायरिंग होती है, वो भी खरीदने जा रहा हूं। तो बेटा ये तीनों चीजें मार्केट में अवेलेबल है अलग अलग। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि 3 चीजें, जो एसी का स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर का मेन स्विच, उसकी वायरिंग, क्योंकि एसी की वायरिंग नॉर्मल वायरिंग नहीं होती बेटा, नॉर्मल तार नहीं होता, वो कॉपर वायर होता है, मोटा कॉपर वायर, 3 कोर या 4 कोर कॉपर वायर होता है वो, क्योंकि बहुत हैवी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उससे। छोटा मोटा तार लगाओगे बेटा जल जाएगा, आग लग जाएगी उसके अंदर, वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी नहीं ले पाएगा, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती नॉर्मल वायर की। तो ये वायर स्पेसिफिक वायर है दोस्त, जो मेरे को अलग से खरीदना पड़ेगा। तो अगर एसी के साथ कोई इंसान मेरे को ये सब फ्री में तो ना देगा फिर। लेकिन बेटा मैं लैपटॉप ठीक कराने गया, मैं लैपटॉप ठीक कराने गया, सुना मेरी बात को, मैं लैपटॉप ठीक कराने गया बेटा। और लैपटॉप जब मैं ठीक कराने गया, मैं सिर्फ एग्जांपल देके आपको यहाँ पर कंपोजिट और मिक्स सप्लाई समझा रहा हूँ। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो तो मैं आऊंगा प्लेस ऑफ सप्लाई पर 2 मिनट के लिए पहले ये समझ लो कंपोजिट और मिक्स्ड में डिफरेंस क्या होता है। मैं लैपटॉप ठीक कराने गया बेटा, रिपेयर कराने गया। क्या कराने गया? रिपेयर। जब मैं रिपेयर कराने गया बेटा, वहां पर पार्ट्स बदले, उसने मुझे बताया नहीं। मैंने सप्लायर को अप्रोच क्यों करा, आई एम द रेसिपिएंट, व्हाई आई एम अप्रोचिंग द सप्लायर बेटा। सारे बच्चे जवाब देंगे बेटा रिपेयर के लिए। मुझे नहीं पता कि इस रिपेयर के अंदर कोई पार्ट बदलेगा कि नहीं बदलेगा, मुझे नहीं पता कि कौन सा पार्ट बदलेगा कौन सा पार्ट नहीं बदलेगा, वो जाने, उसका काम जाने साहब। मैं तो रिपेयर कराने आया हूँ, मैं तो क्या कराने आया हूँ, रिपेयर कराने आया हूँ। लेकिन पता है क्या हुआ, जब उसने रिपेयर करा तो उसके अंदर बेटा 3 पार्ट बदले। मेरे लैपटॉप के अंदर 3 पार्ट्स चेंज हुए। कौन से पार्ट्स चेंज हुए मुझे उससे मतलब नहीं है। और उसकी कॉस्ट बेटा कितनी आ गई पता है? 10,000 रुपीज़। क्या बात करो सर, हाँ वो पार्ट्स की कॉस्ट 10,000 रुपीज़ आ गई, लेकिन बेटा सर्विस की कॉस्ट थी सिर्फ और सिर्फ मात्र 1,000 रुपये, यानी टोटल 11,000 का बिल बना बेटा। मुझे बताओ यहाँ पर सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, या कंपोजिट सप्लाई? और कंपोजिट सप्लाई है तो किसकी सप्लाई? प्रिंसिपल सप्लाई किसकी? पार्ट्स की कि रिपेयर सर्विस की? बताओ। रिपेयर सर्विस का 1,000 रुपया, पार्ट्स का 10,000 रुपया। बताओ, सारे बच्चे जवाब देंगे मेरे को कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो किसकी है। बेटा अगर आप यहाँ पर बोल रहे हो पार्ट्स की यानी गुड्स की प्रिंसिपल सप्लाई है तो आप बिल्कुल गलत हो बेटा, बिल्कुल गलत हो। अगर आप ये बोल रहे हो कि पार्ट्स की सप्लाई है तो आप गलत हो। बट जितने बच्चे मेरे ये बोल रहे हैं सर कि रिपेयर की सप्लाई है, यू आर 100% करेक्ट बेटा, बिकॉज दिस इज द सर्विस बेटा, दिस इज द सर्विस फॉर विच आई अप्रोच्ड द सप्लायर। साहब मैं ये पार्ट्स खरीदने नहीं गया, मेरे को जो प्रिंसिपल सप्लाई वो दे रहा है बेटा वो रिपेयर की दे रहा है। वो जो बिल बनाएगा वो रिपेयर का बनाएगा, उसमें वो पार्ट्स दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है साहब, दिखा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, अलग अलग दिखा दूँ। लेकिन तूने दिया क्या मेरे को? क्या दिया तूने? मेन सप्लाई का एक ही दी, सर्विस की। इस चीज से कोई मतलब नहीं बेटा कि कॉस्ट ज्यादा किसकी है, प्राइस ज्यादा किसकी है, इस चीज से कोई लेना देना नहीं होता। आपको फोकस किस पे रखना है कि आप किसके लिए अप्रोच कर रहे हो सप्लायर को। जिस चीज के लिए आपने अप्रोच करा है बेटा, अगर उसके साथ उसको कुछ देना पड़ रहा है वो कंपोजिट सप्लाई बनेगा। और उसके लिए प्राइसिंग अलग अलग हो रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं साहब, सिंगल प्राइस पे ही नहीं साहब, तो वो ऑटोमेटिकली फील आएगा किसका? कंपोजिट सप्लाई का।
ठीक है सर, समझ गया सर। मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई में बेटा एक बात ध्यान रखना, प्राइस अलग अलग होती नहीं है, सिंगल प्राइस होती है। पहली चीज तो क्या होती है बेटा, सिंगल प्राइस, पहली चीज। और दूसरी चीज बेटा, नेचुरल बंडलिंग नहीं होती। सर नेचुरल बंडलिंग मतलब बेटा, यहाँ पर नेचुरल बंडलिंग थी, मैं सर्विस लेने गया, उसने पार्ट्स बदले, क्योंकि मैं सर्विस लेने गया उसने पार्ट्स बदले, वरना वो पार्ट्स बदलता क्या, क्या मैं पार्ट्स खरीदने गया था? नहीं साहब, आप पार्ट्स खरीदने नहीं गए थे। वहां पर बेटा क्या होता है, वो नेचुरल बिल्डिंग होती नहीं, वो आर्टिफिशियल बिल्डिंग होती है। मतलब मैं खरीदने ही दो से दो तीन, अब फॉर एग्जांपल यहाँ मैं रिपेयर भी करवाने जाता और मैं कहता नहीं साहब मेरे को तो पार्ट्स भी चाहिए, तो बेटा मैं रिपेयर भी करवा रहा हूँ और मैं खुद ही पार्ट्स भी मांग रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पार्ट्स खराब है, तो दोनों चीजें मैं खुद मांग रहा हूँ। और अगर वो दोनों चीजें मेरे को लपेट के सिंगल प्राइस पे दे दे, तो बेटा वो मिक्स्ड सप्लाई बन जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पार्ट्स खरीदने का इंटेंशन है मेरा। अदरवाइज मेरा इंटेंशन क्या था, सिर्फ रिपेयर सर्विस लेने का, पार्ट्स उसने बदले, मेरा इंटेंशन वहां पर नहीं था ये चीज। तो मेरे सारे बच्चे प्यार से, अब आई होप आपको 100% बेटा डिफरेंस समझ में आया होगा मिक्स्ड सप्लाई के बीच में और कंपोजिट सप्लाई के बीच में। उसी तरीके से मैं अब वापस अपने कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ बेटा, ये हटाते हुए, और मैं आपको वापस समझाना चाह रहा हूँ, और मेरे सारे बच्चे साथ में जवाब देंगे कि यहाँ पर जो उन्होंने मुझे दी, उन्होंने मुझसे ली, मतलब ये जो आईपी ब्लॉक्स उन्होंने भेजे बाहर की कंपनी ने, एएमडी ने जो विप्रो को से सर्विस ली बेटा, वो काई की सर्विस थी, मेन सर्विस काई की थी बेटा, कोडिंग की, ना कि बेटा टेस्टिंग की। उन्होंने जो पार्ट भेजा और उस पार्ट को जो टेस्ट करके अपन ने उनको बताया बेटा, ये तो इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सप्लाई, इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सप्लाई। और बेटा ये इंडस्ट्री ऐसी होती है, ईएसडीएम इंडस्ट्री ऐसी होती है बेटा, जहां पर पार्ट्स बाद में भेजना पड़ता है चेक करने के लिए। वरना मुझे बताओ मेरे अच्छे बच्चे कि अगर मेरे को वो पार्ट्स भेजेंगे नहीं बेटा, तो मैं उनको टेस्ट करके कैसे दूंगा, बताओ? अगर वो मुझे पार्ट ही नहीं भेजेंगे तो मैं उनको टेस्ट करके कैसे दूंगा, बोलो? फिर तो टेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना साहब, टेस्ट करना तो प्रोसेस का पार्ट है। फिर आई होप बेटा बिल्कुल क्लियर हुआ होगा आपको कि प्रिंसिपल सप्लाई किसकी है, इसकी। और बेटा जो प्रिंसिपल सप्लाई बनेगी, प्लेस ऑफ सप्लाई उसी सर्विस का निकलेगा। तो यहाँ पर अब मेरी बात को सुनना, आपको समझ में आ ही गया होगा बेटा कि 13(3) तो लगी रहे, गुड्स से रिलेटेड सर्विस है क्या? नहीं बेटा, आप नॉर्मली क्या सोचते हैं कि देखो गुड्स आ रहा है, गुड्स आ रहा है, हार्डवेयर आ रहा है जिसको मैं टेस्ट करके दे रहा हूँ। नहीं साहब, वो तो एंजिलरी सप्लाई। तो मैं यहाँ पर फोकस किस पे करूंगा साहब, प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर। और प्रिंसिपल सप्लाई तो बेटा कोडिंग करके दे रहा हूँ, सॉफ्टवेयर बना के दे रहा हूँ, कोई चीज यहाँ आ ही नहीं रही है, फिजिकली कोई गुड्स आ ही नहीं रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये कहाँ कवर हो जाएगा बेटा, सब सेक्शन 2 में कवर हो जाएगा। यहाँ आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वापस आप अपने बुकलेट पे आ जाओ बेटा, और यहाँ पर देख लो मैंने क्या लिखा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली सबसेक्शन देखो 2 कवर हो जाएगा। ये मैंने बोला ना, रेजिडरी प्रोविजन ऑटोमेटिक लग जाएगा, ना ये लगेगा ना ये लगेगा, ना प्रोवाइजो में आओगे दोस्त और ना आप मेन प्रोविजन में आओगे। और यहाँ पर देखो बेटा मैंने क्लियर कट लिख के देखो दिखाया भी आपको। स्टेप नंबर 1 में क्या था बेटा, इलेक्ट्रॉनिकली उन्होंने मुझे क्या प्रोवाइड करा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ब्लॉक्स, जिसको अपन आईपी ब्लॉक्स बोलते हैं, या फिर डिजाइन रिक्वायरमेंट कि कैसी डिजाइन बनाकर देनी है, कैसी कोडिंग कर कर देनी है। स्टेप नंबर 2 देखो मैंने डिजाइन करके दे दी उनको तैयार, मैं उनको डिजाइन करके दे दी तैयार। स्टेप नंबर 3 उन्होंने मुझे सैंपल दिया, सैंपल प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप तो बेटा अच्छे से पढ़ा होगा इसका के अंदर आपने, जितने भी इसका के स्टूडेंट देख रहे हैं इस क्लास को बेटा, उन्होंने अच्छे से प्रोटोटाइप पढ़ा है, ठीक है ना? प्रोटोटाइप, वाटरफॉल याद आया? हाँ सर याद आया, ठीक है, अजाइल। और 4th स्टेप पे क्या होता है बेटा, टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन सैंपल प्रोटोटाइप हार्डवेयर। तो मैं टेस्टिंग करके उनको वापस रिपोर्ट भेज देता हूँ। तो 1, 2, 3 और 4 4 स्टेप्स होते हैं। और इसी को मैंने बताया कि बेटा मेन सप्लाई ये थी, पी और ए। देखो ये ए मतलब एंजिलरी और पी मतलब प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल और एंजिलरी सप्लाई को ही यहाँ पर मैंने समझाया है। आई होप इट इज ऑल द वे क्लियर बेटा, ऑल द वे क्लियर। ध्यान रखना यहाँ पर, ये मत सोचना कि वहां से मेरे पास में क्या आ रहा है, हार्डवेयर आ रहा है, गुड्स आ रहा है, उस गुड्स पे सर्विस दे रहा हूँ तो 13(3) लगेगा। नहीं साहब, यहाँ पर सर्विस ही किसकी है, यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई ही किसकी है, गुड्स की है ही नहीं बेटा, सॉफ्टवेयर की है। और सॉफ्टवेयर अगर मैं दे रहा हूँ तो कोई गुड्स वहां से आ ही नहीं रहा, तो ऑटोमेटिकली 13(2) में कवर हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। मजा आया? मजा आया कि नहीं आया ये बताएंगे मेरे सारे बच्चे। सर सबको मजा आया, बहुत मजा आया, और अच्छे से ये चीज समझ में आई। और ये क्या देख रहा हूँ बेटा मैं, ओ माय गॉड, चैप्टर कंप्लीट। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपका ये भी लपेट दिया साहब हमने। क्या लपेट दिया बोलो? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई एक बार देख ले कौन कौन से चैप्टर हो गए, फटाफट फटाफट, 1 मिनट लूंगा बस। एक बार अपन फटाफट से देख लेते हैं। इंडेक्स में आ जाओ, इंडेक्स में सर फटाफट चलो। हाँ लो बेटा, मैं फटाफट आ गया, ये आ गया इंडेक्स। और इंडेक्स में अगर अपन चेक करें बेटा अपने कौन कौन से चैप्टर हो गए, तो मेरे अच्छे बच्चे देखो, सप्लाई हो गया, हाँ साहब हो गया, चार्ज हो गया, हाँ साहब हो गया, एग्जाम्शन हो गया, हाँ साहब हो गया, एग्जाम्शन के बाद प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, बोलो हाँ के ना, हाँ साहब हो गया। वैल्यू हुआ क्या? वैल्यू नहीं हुआ सर, अभी वैल्यू करना है अपन को, छोटा सा चैप्टर है, 2 ही पॉइंट है, खत्म कर दूंगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया क्या साहब? हाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट के बाद साहब अपन को, हाँ बस यही हुआ बेटा, है ना? इसके अलावा अभी तक अपन ने कुछ नहीं करा। तो लगभग लगभग ये 1, 2,
और 3 4 5 चैप्टर निपटा लिए बेटा। वैल्यू कोई बड़ा चैप्टर है ही नहीं बेटा, अभी फटाफट खत्म हो जाएगा। इसके बाद ही मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी कर दूंगा आपके लिए। इसके बाद आएगा बेटा रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट, अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, ई वे बिल, पेमेंट ऑफ टैक्स, रिटर्न्स, रिफंड्स, असेसमेंट एंड ऑडिट, डिमांड एंड रिकवरी, अपील्स एंड डिवीजन। देखो ये 3 चैप्टर तो बिल्कुल एंड के छोटे से हैं, ये तो चालू होते खत्म हो जाएंगे, इनके लिए तो पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है मेरे को, आप खुद ही देखोगे तो आपका खुद का काम हो जाएगा साहब। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ऐसा सच नहीं है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सके, ऐसा कोई बड़ा अमेंडमेंट नहीं है। बड़ा अमेंडमेंट बेटा आपका अगला आएगा बेटा रिफंड चैप्टर में। किसमें? रिफंड चैप्टर, चैप्टर नंबर जो 15 है बेटा अपने पास में रिफंड्स का, ये एक बड़ा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स यहाँ पर आपके होंगे, इसे कंप्लीट करना जरूरी है। लेकिन उसमें भी मैक्सिमम अमेंडमेंट बेटा छोटे वाले ही है, मतलब रिफंड चैप्टर में भी देखोगे बेटा ज्यादा शब्द सुधार ज्यादा है, एज सच कोई टेक्निकल अमेंडमेंट वहां पर नहीं है। हाँ टेक्निकल रूलिंग जरूर है बेटा गुजरात हाई कोर्ट की, लेकिन अभी गुजरात हाई कोर्ट की रूलिंग आपके एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। अदरवाइज हाँ, जो अपना फॉर्मूला होता था एक्सपोर्ट के केस में, जहां पर हम क्या करते थे, जीरो रेटेड सप्लाई लेते थे याद है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट से मल्टीप्लाई कराते थे, और वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट में सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट आता था, ऐसा लिखा हुआ था आईटीसी ऑन इनपुट, इनपुट सर्विस नहीं था। वहां पर गुजरात हाईकोर्ट की रूलिंग आई हुई है। तो बस वही चीज है बेटा, तो रिफंड चैप्टर ही एक बड़ा चैप्टर रहेगा अपने पास, अदरवाइज तो रिटर्न हो, पेमेंट ऑफ टैक्स हो, छोटे छोटे चैप्टर है, फटाफट अपन इनको कवर कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन में भी ऐसा बड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लेक्चर्स देख रहे हो बेटा और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो, ठीक है। तो बाय बाय, टाटा, सी यू, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर बेटा, बाय।